आत्मकथा है। तो ये सब आत्मकथा लिखना है तो उसमें मैं करके शब्द का उपयोग करना है, और आप एक शॉर्टकट ट्रिक्स देखता हूँ जो सब पर अप्लाइड होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो जैसा भी फूल पर लिखना है तो कैसे स्टार्ट करेंगे कि मैं एक फूल हूँ। यदि नदी होता तो मैं क्या लिखता, मैं एक नदी हूँ। और फिर बाद में लिखना है कोई भी हो, पर ये टॉपिक्स आपको भूलना नहीं है। किसी ने ये सत्य कहा है कि भला किसी का कर न सके तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत रहना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो चीज़ है हर आत्मकथा पर आप अप्लाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लिखना है। फिर बाद में मेरा नाम क्या है, गुलाब का फूल हो, या मेरा नाम मैं घायल सैनिक हूँ, मेरा नाम ये है, जो भी अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखना है। फिर मैं करके आपको उस चीज़ के बारे में शुरुआत करना है कि मैं पहले गमले में था, फिर वहाँ से किसी मंदिर में चला गया, फिर बाद में वहाँ से कूड़े खान में चला गया। ऐसा करके आपको फूल के बारे में लिखना है या किसी चीज़ के बारे में तो मैं करके लिखना है। तभी फिर बाद में लिखना है कि तभी मुझे याद आया कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो ये सेकेंड स्टैंडर्ड जो लिखा है ये कॉमन है, किसी भी आत्मकथा पर अप्लाइड होगा, ये आपको याद रखना है। फिर और करके फिर वापस आप अपनी ज़िंदगी के बारे में बताइएगा कि मैं करके 3-4 लाइन लिखिएगा। फिर बाद में फिर ये लिखना है कि मेरी ज़िंदगी से ये कहना चाहता हूँ कि रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये ध्यान रखना है कि ये चीज़ कॉमन है, कोई भी आत्मकथा पर आप लाइट कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा स्टोरी लिखनी है और फिर अपनी ये तात्पर्य बताना है, अपने जीवन से सीख देना है, लिखना है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को छाया नहीं फल लागे अति दूर। मतलब ऐसा बड़ा मत बन जाओ पेड़ के खजूर की तरह, ताकि कोई यात्री जाए छाया भी उसको न मिले और नहीं वो फल तोड़ सके। अपनी ज़िंदगी में ऐसा बहुत होता है, हर व्यक्ति की ज़िंदगी में होता है। तो ये चीज़ सीख देना चाहता है तो आप किसी भी आत्मकथा पर इस चीज़ को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। बात समझ में? तो ये दोहा आप याद करें, एग्ज़ाम में 8 मार्क्स के लिए आपको आएगा, ध्यान में रखना है। ठीक है, ओके। चलो बच्चे देखते हैं कहानी लेखन। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखिए कि हमेशा कहानी लेखन को भूतकाल में लिखना है। शीर्षक 3 शब्दों में होना चाहिए और वो भी आकर्षित होना चाहिए। और ऐसा लिखिए कि 3 पैराग्राफ बिना लाइन छोड़े लिखिएगा। कहानी से क्या आपको सीख मिली है वह भी लिखना ज़रूरी है। अच्छी हैंडराइटिंग बना के लिखिए, कट नहीं करें। तो यानी कि कहानी लेखन में आपको भूतकाल यानी था करके सेंटेंस में होना अति आवश्यक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है। देखिए एक उदाहरण है, आपको बताया जा रहा है कि राज्य में अकाल, पीपल नीर गांव की पहल, वृक्ष लगाओ अभियान, लगातार प्रयास, आया सावन झूम के। इन मुद्दों के आधार पर कहानी आपको लिखनी है और वो भी उसके साथ उचित शीर्षक भी देना है, यानी हेडलाइन देना है। और हेडलाइन कैसे देना है आपको मैंने बताया कि इन 3 शब्दों में होना चाहिए, वो भी आकर्षित होना चाहिए और रिलेटेड टॉप पॉइंट से होना चाहिए। उसके पॉइंट्स जो होते हैं टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए। जैसे देखो, आया सावन झूम के, ये टॉपिक हो गया। तो देखते हैं, सन 2011 में महाराष्ट्र के कई जिलों में सूखा पड़ गया था। किसानों की फसलें सूख गई थी और लोग भूख के बिलबिलाने लगे। लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसने लगे थे। ठीक है, स्थिति की गंभीरता को देखकर पीपलनेर गांव के मुखिया ने गांव के नवयुवकों की एक बैठक बुलाई। मुखिया ने युवकों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में सूखा पड़ा है तो हम लोगों को मिलकर इस समस्या का समाधान भी ढूंढना होगा। गांव के नवयुवक मुखिया का मुंह देखने लगे। मुखिया ने गांव के नवयुवकों को आह्वान किया कि इस साल की बरसात में गांव के चारों ओर प्रत्येक घर के तरफ से 10-10 पौधे लगाए जाएं। मुखिया ने बताया कि वृक्षों की कमी के कारण वातावरण में खतरा हो रहा है, हमें वृक्ष लगाकर उनका संरक्षण करना है। तो ये 2 पैराग्राफ में लिखा है, पास्ट टेंस में लिखा हुआ है, मुद्दों के आधार पर लिखा है, ये बात ध्यान रखिए। तो ऐसा आपको लिखना है।
ठीक है। फिर अकाल की इस समस्या को समाधान करना होगा। एक बात मुखिया जी ने और कही, गांव के चारों ओर जितने जलाशय हैं उनकी मिट्टी निकालकर उन्हें और गहरा किया जाए। बरसात का मौसम आया, गांव के सभी युवकों ने गांव के चारों ओर यथाशीघ्र बढ़ने वाले पौधे लगाए। गांव के जिन जलाशयों को गहरा कर दिया गया था वे सभी जलाशय पानी से लबालब भर गए। पूरा गांव हरा भरा हो गया। बरसात बीत जाने पर लोगों ने फसलों की सिंचाई जलाशयों से की और धीरे धीरे वृक्षारोपण का यह क्रम कई वर्षों तक चला। गांव के चारों ओर हरियाली हरियाली दिखाई देने लगी। तो देखिए, आपको ऐसा लिखना है कि पास्ट टेंस की क्रिया भी हो, पैराग्राफ वाइज भी आप लिख सकें और बिना कट किए हुए, ठीक है। और मुद्दे ध्यान में रखिए, वो मुद्दे को एलाबोरेट करना है और उसे लिखना है। बात समझ में? तो ये पॉइंट्स दिमाग में रखिए, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको आगे स्टोरी आपको कंटिन्यू रखनी है, वो भी इस तरह। देखिए, पूरा गांव हरा भरा हो गई तो गया और बरसात बाद जाने पर लोगों ने फसलों की सिंचाई जलाशयों से की। धीरे धीरे वृक्षारोपण का कम कई वर्षों तक चला। गांव के चारों ओर हरियाली हरियाली दिखाई देनी पड़ी और इसका सुपरिणाम भी देखने मिला। 3-4 वर्षों के बाद आसपास के गांवों में सूखा पड़ना बंद हो गया, क्योंकि पीपल ने गांव में तो सावन झूम के आ गया था। और फिर बाद में आपको लिखना है सीख के बारे में। किसे सीख क्या मिली? सहकार और सहयोग से किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त हो सकता है। ये सीख आपको ध्यान में रखनी। तो बात ध्यान रखना है कि कोई भी स्टोरी लिखे तो सीख लिखना बहुत ज़रूरी है। बात समझ में आए? और ये 5 मार्क के एग्जाम में आता है, आपको ध्यान रखिए, ठीक है। चलो बच्चे, देखते हैं विज्ञापन लेखन के बारे में। विज्ञापन लेखन है क्या? ये एडवर्टाइजमेंट है, समझे बच्चे। ये एक प्रकार का एडवर्टाइजमेंट, पैम्पलेट, लिफलेट जो बांटते हैं, वही सब चीज़ें हैं। तो चलो एक देखते हैं उदाहरण। सांगवी गांव में होने वाले रक्तदान शिविर का विज्ञापन हमें तैयार करना है। कुछ मुद्दे दिए गए हैं, उससे 50-60 शब्दों में तैयार करना है। जैसे रक्तदान शिविर के बारे में दिया गया है, स्थल, समय, संपर्क। तो ये आपको एक उदाहरण है जो आपको एक बनाना है विज्ञापन, ठीक है, लोगों को जानकारी प्राप्त होने के लिए। चलिए देखते हैं विज्ञापन कैसे इसका बनाते हैं। तो रक्तदान शिविर, सबसे पहले एक बॉक्स बनाइए, उसमें ऊपर हेडलाइन डालिए। हेडलाइन डालना जरूरी है, रक्तदान शिविर। फिर उसके बाद स्थल कौन सा है, जैसे BL रुइया हाई स्कूल है तो आप कोई भी स्कूल का नाम डाल सकते हैं या कोई भी स्थान का नाम डाल सकते हैं। फिर दिनांक लिखना है कि कौन सा दिनांक है, उसमें भी आप कोई भी डाल सकते हैं। समय लिखना है, संपर्क लिखना है, फिर रक्तदान महादान होता है ये लिखना है। तो ये सब चीज़ें आपको बतानी है। तो ये एडवर्टाइजमेंट है। तो ये एक प्रकार का लीफलेट एक पेपर पे बना करके लोगों को आकर्षित करने के लिए बताया जाता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखनी है आपको। तो इस तरह से विज्ञापन लिखा जाता है, विज्ञापन रखा जाता है, ठीक है। ओके, चलिए। विज्ञापन लेखन के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और हम किस तरह से विज्ञापन को आकर्षक और रुचिकर बनाएं, और साथ ही हम यह ध्यान रखें कि कम से कम समय पाठक को उस पर देना पड़े। समय की कमी आजकल सभी के पास है, तो कोई भी अधिक समय देकर आपका प्रोडक्ट जानना नहीं चाहेगा। तो इसलिए कम से कम समय में पाठक उस जानकारी को प्राप्त कर ले, ऐसा हमें विज्ञापन बनाना है। तो हमें कैसा विज्ञापन लिखना है, हमें खास यहाँ विज्ञापन लेखन के विषय में जानकारी लेनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे। जब एग्जाम में आपको विज्ञापन लिखने के लिए एक प्रश्न दिया जाता है, एक विषय दिया जाता है, तो आप उसे ध्यान से पढ़िए। तो उसी में आपको शीर्षक भी मिल जाता है, अपना विषय भी मिल जाता है। तो जिस वस्तु का विज्ञापन करना है तो उसी के विषय में आप विज्ञापन में लिखेंगे और उसकी मुख्य विशेषता के बारे में ही लिखेंगे। उसके पश्चात जब आप विज्ञापन बना रहे हैं, अपनी उत्तर पुस्तिका में बना रहे हैं, तो आपकी जो लिखावट है, आप लिख रहे हैं, आपकी जो हैंडराइटिंग है वो सुंदर, साफ और आकर्षक होनी चाहिए, पढ़ी जानी चाहिए। तीसरा जो बिंदु है वह है कि आवश्यकता अगर विषय
के लिए है तब आप एक चित्र बनाइए। आकर्षक चित्र बना सकते हैं तो बनाइए, लेकिन अगर आप बहुत अच्छे चित्रकार नहीं भी हैं तो भी एक ऐसी रूपरेखा कुछ तो बना दीजिए उसमें जिससे ये लगे कि हाँ यह प्रोडक्ट है। जैसे कि कोई, चलो आपको वहां पर कोई कार बनानी है तो कार जैसा दिखना चाहिए ऐसी आकृतियां बना दीजिए। तो क्योंकि जो प्रस्तुति है आपकी उस पर भी आपको 1 अंक मिलता है। 1 अंक आपका प्रारूप का, 1 अंक प्रस्तुति का, 3 अंक आपके विषय वस्तु के लिए होते हैं। कुल अंक 5। आवश्यकता अनुसार आपने शीर्षक भी प्रयोग में लाना है। तो कई विषय ऐसे होते हैं जहां पर चित्र की आवश्यकता नहीं है, तब वहां पर आपको पूरा अपना फोकस जो है वो आकर्षक बनाने के लिए शीर्षक पर रखना चाहिए। तो शीर्षक को आप बोल्ड किस तरह से लिखेंगे, आप स्टाइलिश भी बना सकते हैं, उसमें प्रेरक वाक्यों को भी आप प्रयोग में ला सकते हैं। अब अगला जो मुख्य बिंदु है वो यह है कि जब आप एक विषय चुनते हैं तो आप देखते हैं कि यह एक वर्ग विशेष के लिए है या ये जन सामान्य के लिए है, तो उसके अनुसार आपकी भाषा होनी चाहिए और भाषा सरल होनी चाहिए। विज्ञापन पढ़ते समय, देखते समय व्यक्ति को उसको पढ़ते ही समझ में या सुनते ही समझ में आ जानी चाहिए। तो भाषा सरल और सुबोध होनी चाहिए और वाक्य जो हैं वे छोटे छोटे होने चाहिए। और अगर किसी उत्पाद या प्रोडक्ट को आप बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं तो उसके बारे में आपको मूल्य और उसकी उपलब्धता के बारे में भी जानकारी विज्ञापन में देनी चाहिए। विज्ञापन में हम नारा लिख सकते हैं, कोई प्रेरक वाक्य लिख सकते हैं। इससे क्या होता है कि विज्ञापन प्रभावी हो जाता है, क्योंकि हमें अपना विज्ञापन औरों से अलग दिखाना है। जब एक पत्र में कोई विज्ञापन छपता है तो उसमें आपके अतिरिक्त और अन्य विज्ञापन भी हो सकते हैं, तो आपको औरों से अलग दिखना है। तो उसके लिए आपको नारा, स्लोगन जो है या फिर कोई प्रेरक वाक्य इस प्रकार से चुनने हैं जो अट्रैक्टिव बना सके, आकर्षक बना सके, पढ़ने वाले का ध्यान खींच सके। जैसे कुछ उदाहरण देखिए, आज ही खरीदिए, सोचिए मत, जल्दी कीजिए, धमाका सेल वगैरह में देखते हैं आप, धमाका सेल, ये वो, इस तरह से, देर ना हो जाए, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाकर आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं। ऐसा अवसर फिर नहीं आएगा, स्टॉक सीमित है, पहले आओ पहले पाओ, जल्दी करें, अपना सपना साकार करें। इस प्रकार के कुछ प्रेरक वाक्य आप देख सकते हैं यहाँ। अब जो भी आपका विषय है, आपको उसके अनुसार अगर आवश्यक है तो अधिक जानकारी के लिए संपर्क भी दें। तो संपर्क में अपना फोन नंबर दे सकते हैं या पता दे सकते हैं, संपर्क सूत्र उसमें आप अवश्य लिखें। तो एक अच्छे विज्ञापन के लिए किस प्रकार से आपको रूपरेखा बनाना, आपको एक बॉक्स बनाना है। जैसे सूचना में मैंने बताया था, आपको एक बॉक्स बनाइए। अगर आपको जो आपने प्रश्न समाप्त किया है उसमें अधिक जगह नहीं है, उसके बाद पेपर में अधिक जगह नहीं है, वो आपको लगता है कि यहाँ पे आपका जो है विज्ञापन 1/4 पेज बचा है, तो उसको आप काट दीजिए, उस स्थान को एक लाइन खींच दीजिए और फिर अगले नए पन्ने पर जाइए और वहां पर विज्ञापन बनाना शुरू कीजिए। तो जब आप विज्ञापन बना रहे हैं तो एक बॉक्स बना दीजिए, उसके बाद उसमें शीर्षक लिखिए, फिर उप शीर्षक अगर जरूरत है तो लिखिए, उसके बाद आप विषय को विस्तार दीजिए, वहां चित्र बनाने की आवश्यकता है तो चित्र बनाइए और उसके पश्चात संपर्क या फोन नंबर, ईमेल, जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। अब जैसे एक प्रश्न है, हिंदी पुस्तक प्रदर्शनी का विज्ञापन बनाइए और शब्द सीमा यहाँ दी गई थी 20 से 30 शब्द, जो आपको भी बोर्ड एग्जाम में दी जा सकती है। तो यहाँ पर इस बच्चे ने प्रश्न संख्या 18 यहाँ लिख दिया, अपनी प्रश्न संख्या लिखिए। उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पर इस बच्चे ने ये बॉक्स बनाया है, आपने देखा इस पूरे पन्ने पर बॉक्स बना दिया। ठीक है, अब मेरी तो लाइन ऐसे टेढ़ी हो गई है, आप नहीं करिए, आप स्केल लेकर
इसको बनाइए। फिर उसके बाद यहाँ पर शीर्षक लिखिए बोल्ड अक्षरों में, जिससे देखते ही पता चले ओ पुस्तक प्रदर्शनी लग रही है, खरीदिए खरीदिए। अब इस प्रदर्शनी में मुख्य बात पुस्तकों का बेचना है, तो आपको अपनी पुस्तक प्रदर्शनी में किताबों को बेचना है। तो आप इस तरह से विज्ञापन बना रहे हैं कि पुस्तक प्रदर्शनी लग रही है, आप देख भी सकते हैं और खरीद भी सकते हैं, और खरीदिए खरीदिए। फिर यहाँ पे उन्होंने कुछ चित्र बना दिए पुस्तकों के, गोदान प्रेमचंद जी की लिखी हुई, गीतांजलि ठाकुर जी की लिखी हुई, रविन्द्रनाथ ठाकुर की, तो इस तरह से। और यहाँ पर उसके नीचे लिख दिए आधे दाम में, मतलब यह भी एक विशेष बात है इस पुस्तक प्रदर्शनी की कि यहाँ पर 50% डिस्काउंट मिल रहा है। फिर बबल बना के इस बच्चे ने यहाँ पर इस बात को हाईलाइट किया है कि हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण पुस्तकें, कि यहाँ पर जो पुस्तकें हैं मुख्य रूप से हिंदी साहित्य की मिल रही हैं। फिर जरूरी बात क्या थी कि विज्ञापन देखने वाले को यह पता चले कि यह कब से कब तक है, यह प्रदर्शनी कब से शुरू हो रही है और कब तक। अब जिस तारीख को आप इम्तिहान लिखेंगे, एग्जाम लिख रहे हैं, तो परीक्षा की उस तारीख से एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद की ही तारीख यहाँ पर लिखें कि 15 मार्च से 20 मार्च तक, या आपका एग्ज़ाम जो है वो शायद 9 को है, तो उसके बाद आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बबल बना के ये लिख दिया। फिर यहाँ पर इन्होंने एक और बबल बना दिया, उसमें लिख दिया महान लेखकों की सभी कृतियां उपलब्ध हैं। तो इससे स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर 1-2 लेखक ही नहीं, जितने भी महत्वपूर्ण लेखक हैं हिंदी के, उनकी सभी कृतियां वहां पर उपलब्ध हो पाएंगी। अब जो अंत में लिखना है बहुत जरूरी, वह यह कि यह प्रदर्शनी कहाँ लग रही है। पता परीक्षा भवन, अ.ब.स. विद्यालय, क.ख.ग. नगर। तो इस प्रकार से यह हमारा एक अच्छा विज्ञापन हो गया। तो आपको इसमें रंग बिरंगा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका समय खराब होगा। आपके पास बहुत से बच्चों के पास इतना समय नहीं होता कि इसको चित्रों को रंग करें या कुछ करें। तो आप इस तरह से स्पष्ट और साफ सुथरा बना दें, प्रारूप के अनुसार सभी चीजें उसमें डालें, तो आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। अब देखिए एक, चलो बच्चे देखते हैं वृत्तांत लेखन के बारे में। मतलब ये वृत्तांत लेखन क्या है? जैसे आप न्यूज़पेपर में देखते हैं रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट देखते हैं, कोई भी घटना पढ़ते हैं तो वो क्रम में लिखा हुआ होता है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस स्थान पे हुआ, ये सब। तो सबसे पहले ये याद रखना है कि लिखते वक्त सबसे पहले दिनांक लिखना है, समय, स्थल, ठीक है, और जो भी घटना हुई है उसको ऑर्डर में लिखना है, पैराग्राफ के हिसाब से लिखना है। हाँ, और सजीवों का वहाँ पर वर्णन करना है, और उसका शीर्षक छोटा होना चाहिए और आकर्षित होना चाहिए, लोग उसको देखें तो उसकी तरफ आकर्षित हो और वो पहले उस चीज़ को पढ़ें, इस तरह। और जब वो ख़त्म होता है तो फिर बाद में आपको ऐसा लिखना पड़ता है कि यह शानदार समारोह समाप्त हुआ, समझे, ऐसे एंडिंग में ये लिखना पड़ता है। तो ये ध्यान रखिएगा, वृत्तांत लेखन में ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि शीर्षक छोटा रखिए, आकर्षित लिखिए, दिनांक, समय, स्थल, सजीव, ये सब वर्णन आपको करना है, ठीक है। जैसे एक उदाहरण है कि जैसे यहाँ पर एक वृत्तांत लेखन लिखना है ग्राम की स्वच्छता के बारे में, तो ये के पॉइंट्स दिए गए हैं अलग अलग, जैसे गांव के मुखिया का मनोगत, कार्यक्रम द्वारा जन जागरण, जलपान, प्रतिभागी लोगों की संख्या, सामाजिक संगठनों का योगदान, समझे, नागरिक को द्वारा के लिए कार्य, स्थल कार्य, उपलब्धि, ये जो कुछ भी है ये सब पॉइंट्स दिए गए हैं। इस पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको ग्राम स्वच्छता अभियान के बारे में यहाँ पर वृत्तांत लिखना है, ठीक है। तो ये आपको दिखना है, ये संजाल दिया गया, ये एक तरह से बोल सकते हैं कि डब्बे में बना करके अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं, उसको 60 से 80 शब्दों में तुमको लिखना है, ठीक है। तो ये बात तुमको ध्यान में रखनी है, और ये बात ध्यान रखना है कि इसके सबसे पहले जो हेडलाइन है इसकी, ग्राम स्वच्छता अभियान, ये आपको हेडलाइन डालना है, हाँ। और फिर इसके बाद में ग्राम के जो मुखिया है वो अपने मनोगत, लोगों को बुलाते हैं, अपने मनोगत बताते हैं, समझे, फिर लोगों का जन जागरण होता है, ये सब चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, ओके। और चलो देखते हैं कि इसी चीज़ को हम किस तरह से अच्छी तरह लिखेंगे।
देखो, जैसे ग्राम स्वच्छता अभियान को ध्यान में रखकर औरंगाबाद जिले के सुनार गांव के मुखिया ने गांव की पंचायत भवन के परिसर में 22 अगस्त 2018 को नवयुवक की एक सभा बुलाई। सभा के सम्मान सुबह 8 बजे को किया गया था। लोग पंचायत भवन के परिसर में नियत समय पर एकत्र हुए। गांव के मुखिया ने लोगों को बताया कि व्यक्ति के स्वास्थ्य का मूल कारण स्वच्छता है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बात को ध्यान में रखकर पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाने का अनुरोध किया है। सामाजिक संगठन भी स्वच्छता अभियान के हर तरह से योगदान कर सकते हैं। तमाम सामाजिक संस्थाओं ने इस अभियान में इस प्रकार से सहयोग किया। गांव के नागरिकों ने श्रमदान कर गांव का परिसर अच्छी तरह स्वच्छ किया। हाँ, स्वच्छता अभियान में भाग लेने वाले की संख्या काफ़ी थी। इस कार्यक्रम से गांव के लोगों को यह बात अच्छी तरह स्पष्ट हो गई कि परिसर को स्वच्छ रखकर ही बीमारी से बचा जा सकता है। इस अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही कि गांव में स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा हुई और गांव के परिसर अच्छी तरह से स्वच्छ हो गए। लोगों ने संकल्प किया कि हम अपने आसपास के लोगों को गंदगी न करने देंगे और न हम स्वयं करेंगे। इस तरह से आपको लिखना है। तो अभी देखते हैं। शाम के 4 बजे लोग पंचायत भवन के परिसर में फिर इकट्ठा हुए, साथ मिलकर जलपान किया। मुखिया ने गांव के लोगों का आभार माना और साथ में ग्राम स्वच्छता अभियान समाप्त घोषित किया गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है वृत्तांत। चलो देखते हैं गद्य आकलन के बारे में। ये गद्य आकलन मतलब क्या है? आपको पैसेज दिए रहेंगे और उसमें से आपको प्रश्न बनाकर आपको लिखना है। जैसे निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर उस पर ऐसे 5 प्रश्न तैयार कीजिए जिसके उत्तर परिच्छेद में एक एक वाक्य में प्राप्त हो। यानी कि आपको पैसेज दिए रहेंगे, उसमें से आपको 5 प्रश्न तैयार करने ऐसे होंगे जिसका उत्तर उसी पैसेज में ही होना चाहिए। यह बात आपको ध्यान में रखना है। तो यानी कि एक वाक्य के ही उत्तर, ऐसे नहीं कि ऐसे प्रश्न लिखे जिसका पूरा उत्तर ही अलग हो, ऐसा नहीं। एक एक वाक्य के आपको उत्तर बनाने हैं। बात समझ में आए? चलो देखते हैं। ठीक है, देखिए, रात तूफानी थी, पहले बारिश, फिर बर्फ की बारिश और बेहद घना कोहरा। क्या प्रश्न बना सकते हैं? सोचिए। तो ये बन सकता है कि रात कैसी थी। ठीक है, अगर हवा तेज ना होती तो शायद इतनी मुसीबत न उठानी पड़ती, पर हवा और हवा में फ़र्क होता है। जो तूफ़ानी हवाएं, यह तो तूफ़ानी हवाएं थी जो तीर की तरह लगती थी। हाँ, तो यहाँ ये बना सकते हैं कि तूफ़ानी हवाएं किस तरह लगती थी। ठीक है, शरीर को किस तरह लगती थी, ऐसा प्रश्न बना सकते हैं। गाड़ी वह खुद ही ड्राइवर कर रही थी, उसका ब्लोअर खराब था। तो आप बोल सकते हैं गाड़ी की क्या खराब हो गई थी, तो ब्लोअर। या आप लिख सकते हैं कि गाड़ी तो गर्म हो जाती, गाड़ी गर्म क्यों हो जाती थी, क्योंकि उसका ब्लोअर खराब था ना। तो आप लिख सकते हैं ये प्रश्न। दूरी के हिसाब से वो शाम को 4 बजे जिनेवा पहुंच जाता। तो दूरी के हिसाब से कितने बजे पहुंच जाता? 4 बजे। फिर म्यूजियम खोजने में आधा घंटा लगता। तो म्यूजियम खोजने में कितना घंटा लगता? आधा घंटा लगता। ऐसे आप प्रश्न एक एक वाक्य के ले सकते हैं। दोस्तों के साथ 5 बजे बैठा हुआ चाय पी रहा था। तो कितने बजे चाय पी रहा था बैठे दोस्तों के साथ? 4 बजे। समझे? बर्फ़ के तूफान ने उसी मुसीबत में डाल दिया। दोस्तों ने बताया कि रास्ता बहुत खूबसूरत है। दोस्तों ने क्या बताया? कि उन्होंने ये बताया कि रास्ता बहुत खूबसूरत है। बात समझे? तो यानी कि आप सेंटेंस पहले पढ़िए, पर सेंटेंस पढ़ने के बाद में सोचिए कि एक वाक्य का उत्तर कौन सा बनेगा। जैसे क्यों, किस तरह, कहाँ, हाँ, कैसे, कौन। तो ऐसे प्रश्न आप बना सकते हैं, कई प्रश्न। पर ये बात ध्यान रखिए, प्रश्न बनाने के बाद उसका जो उत्तर होगा वो उधर ही होना चाहिए, उसी पैसेज में होना चाहिए। ठीक है, उटपटांग मत बनाइएगा। चलिए देखिए, इसके साथ में एक और है। बर्फ़ के तूफान ने उसे मुसीबत में डाल दिया। तो बर्फ़ के तूफान ने उसे किस चीज़ में डाला? या तो आप बोल सकते हैं मुसीबत में क्या चीज़ जो है वो मुसीबत में चले गई, डाल दिया, तो वो बर्फ़ के तूफान में। दोस्तों ने बताया कि रास्ता बहुत खूबसूरत है, वह था भी, और बेमौसम आए तूफान ने सबको चौपट कर दिया था। जिनेवा जाने वाली सड़क तो बहुत शानदार थी। तो जिनेवा जाने वाली सड़क कैसी थी? बहुत शानदार थी। ऐसा प्रश्न लिख सकते हैं। वैसे यूरोप के सभी देशों ने सड़कें शानदार होती, पर तूफान का कोई
क्या करें। फॉग लाइट्स ना होती तो ड्राइव करना असंभव ही ना होता। तो क्या कौन सी चीज़ ना होती तो ड्राइव करना असंभव ही ना होता। तो आप लिख सकते थे, ठीक है, दिन में घना अंधेरा छा गया। दिन में क्या छा गया? घना। उसे लग रहा था कि तूफान में जिनेवा पहुंचना शायद मुमकिन नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब ये आप प्रश्न इसमें बना सकते हैं कि ये तूफ़ानी हवा में कहाँ पहुंचना मुमकिन नहीं था। ठीक है, आप कहाँ, क्यों, कैसे, कब, हाँ, ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करके आप सेंटेंस बनाइए। और वह चीज़ जो आप ध्यान रखिए कि वह उत्तर जो है इस पैसेज में होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है ना, जिनेवा जाने वाली सड़क तो बहुत शानदार है। तो जिनेवा जाने वाली सड़क कैसी है? आप लिख सकते हैं बड़ी शानदार है ना। कैसी है, ये प्रश्न है। तो चलो देखते हैं कि ये प्रश्न हम कैसे बनाए हैं। जैसे रात कैसी थी, हवा शरीर में कैसे लगती थी, गाड़ी क्यों नहीं गर्म हो पा रही थी, जिनेवा जाने वाली सड़क कैसी थी, फॉग लाइट्स ना होती तब क्या करना संभव ना होता। तो ये प्रश्न है। गद्य आकलन मतलब करने के बाद आपको ऐसे प्रश्न बनाने पड़ेंगे। बात समझ में? और ये याद रखना है कि एक एक वाक्य के प्रश्न हैं जो उत्तर उसके वहीं पर मौजूद होने चाहिए। तो बड़ी परीक्षा में आपको 5 मार्क्स से पूछा जाएगा, इसको ध्यान में रखें। देखते हैं पत्र लेखन। देखिए पत्र लेखन जो है औपचारिक और अनौपचारिक में, देखिए प्रश्न इस तरह से पूछता है। देखिए अनिल, अनुराधा, काले, 3, 203, रवि, ये जो दिख रहा है ये यहाँ से अपने मित्र को, मतलब ये तुम स्वयं हो और अपने मित्र को तुम जैसे नाम दिया है यहाँ पे देखो, नितिन, नीता देसाई, लक्ष्मी धवन, नेहरू मार्ग, हाँ, इसको पत्र लिखना है। राइट, अपने भाई के विवाह के संबंधित आपको निमंत्रण देना है। तो ये जो है भाई बहन जो भी है वो सब कौन सा पत्र है? अनौपचारिक पत्र है। ठीक है, और एक और नीचे एक सवाल दिया है, देखो जिस तरह से परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे सत्यकाम सावित्री मार्ग 52 शास्त्री नगर औरंगाबाद, ये है से घरेलू औषधि मंगवाने हेतु औषधि भंडार, हाँ, मतलब ये जो है ना सत्य काम, ये सावित्री मार्ग जो दिया है वो आप स्वयं हैं और आप कहाँ से मंगवा रहे हैं? औषधि भंडार गांधीनगर मार्ग, हाँ, और नागपुर, इसको आप पत्र लिख रहे हैं। यहाँ से आपको औषधि मंगवाना है, ये आप पत्र लिख रहे हैं ये बंदे को। ठीक है, तो ऐसी ये जो है ये औपचारिक है, मतलब एक ऑफिशियल है जो ऑफिस से रिलेटेड होता है, और अनऑफिशियल जो होता है जो मित्र और माता पिता सगे संबंध से रिलेटेड होता है। तो प्रश्न में पूछा जाता है, एड्रेस भी दिया रहता है खुद का और सामने वाले का भी, तो ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए एक फॉर्मेट है अनौपचारिक लेटर का, ये फॉर्मेट है जो आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको दिनांक, संबोधन करना है कि आप सामने वाले को आप प्रिय मित्र है, अभिवादन, नमस्कार, जो भी प्रारंभ, हाँ, फिर विवेचन, आपका किस चीज़ के बारे में आप बता रहे हैं, महोदय वगैरह जो भी है वो सब आपको लेटर वेटर में इसमें लिखना है। 2-3 लाइन, मतलब 4-5 लाइन, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है या जो भी आप निमंत्रण भेजना चाहते हैं वो लिखना है। फिर तुम्हारा मित्र क्या है, हाँ, वो नाम, पता, ईमेल आईडी, ये सब चीज़ें आपको इसमें डालनी है। तो ये ध्यान रखना है। अब ये देखिए औपचारिक पत्र का है जिसमें दिनांक है, प्रति यानी कि सामने वाले को जिसको आप लिख रहे हैं वो उसका एड्रेस है, विषय किस बारे में लिख रहे हैं, संदर्भ मतलब कहाँ से आपने इसको जानकारी लिया, जो भी, महोदय, हाँ, विषय विवेचन, विषय किस बारे में है, फिर भवदिया में से कोई भी एक आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब ले सकते हैं, और फिर बाद में उसके बारे में लिखना है कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस मतलब क्या चाहिए, फिर नाम, पता, ईमेल आईडी, ये सब आपको फॉर्मेट में डालना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं बच्चों, ये औपचारिक लेटर का फॉर्मेट है जिसमें दिनांक आपको लिखना है पहले। तो दिनांक यदि क्वेश्चन में दिया रहेगा तो आपको लिखना है, नहीं तो कोई भी दिनांक चलेगा। ठीक है, फिर प्रति मतलब क्या है कि सामने वाले का एड्रेस। अभी यहाँ पर देखो एक चीज़ दिया गया है, सत्यकाम सावित्री मार्ग 32 शास्त्री नगर औरंगाबाद से। अभी ये जो है ये अपना खुद का एड्रेस है। अब किसको लिख रहा है वो सामने देखिए, से जब आएगा ना, से के आगे जो वर्ड होगा ना वो अपना खुद का एड्रेस होता है। उसके बाद में किसको लिख रहा है, यहाँ पर लिखा चरक औषधि भंडार गोपी गांधी मार्ग
नागपुर, इसको लिख रहा है। बात समझ में? तो ये सामने बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको लेटर लिखना है, तो आपको प्रति में ये लिखना पड़ेगा। प्रति में क्या लिखेंगे आप? तो औषधि भंडार मार्ग, औषधि भंडार, चरक औषधि भंडार, फिर ये गोपी मार्ग, ये जो पता है ये आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। पर उससे पहले ये आपको लिखना है कि कौन सा ऑफिसर है या वहाँ के लाइब्रेरियन है, ये चीज़ आपको वहाँ लिखना होगा। फिर विषय, विषय में देखिए आप यहाँ पर क्या मंगवा रहे हैं, औषधि मंगवा रहे हैं, घरेलू औषधि मंगाने के हेतु पत्र लिख रहे हैं। संदर्भ, उसके बारे में लिखना है कि आपको ये जानकारी कहाँ से मिली। फिर महोदय, महोदय लिखना है। फिर उसके बाद विषय विवेचन मतलब क्या है, आप कौन सी बीमारी के लिए मंगवा रहे हैं, क्या है, तो इसमें 1-2 पैराग्राफ आपको लिखना है। और फिर उसके बाद में भवदी, भवदिया, भवदी लड़की लड़के के लिए अलग अलग रूप में उपयोग किया जाता है, वो कोई एक वर्ड सेलेक्ट करके आपको लिखना है। और दूसरी बात, फिर नाम लिखना है। नाम मतलब क्या है कि कौन सा आप क्या है, आपका नाम क्या है, तो वो आपको लिखना है। अब दिया रहेगा तो वो नाम लिखिए, न दिया रहेगा नाम पेपर में, क्वेश्चन पेपर में, तो अपना नाम लिखिए, दिया रहेगा तो लिखिए। फिर पता सावित्री मार्ग जो 52 शास्त्री नगर औरंगाबाद, ये आपको लिखना है। फिर ईमेल आईडी, जैसे ईमेल आईडी जैसे बोलते हैं abc@gmail.com, 123@gmail.com, जो भी आपकी खुद की आईडी है, ईमेल आईडी, वो डालना है। फिर उसके बाद में व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ये लिखना है। पर एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जब दिनांक, प्रति, विषय, संदर्भ, महोदय ये लिखते हैं ना, तो आप एक एक लाइन छोड़ के लिखिए और साफ सुथरा रखिए, कहीं कटवट मत कीजिए, ठीक है। और विषय विवेचन का मतलब ये है कि आप जो मंगवा रहे दवा, कौन सी दवा मंगवा रहे हैं, आपको बीमारी क्या है, आप डॉक्टर ने कौन सा आपको दिया है, वो दवा मंगवा रहे हैं, कितना रुपया है, क्या है, हाँ कृपया करके दीजिए, थैंक यू, ऐसा करके आपको इसमें लिखना है। फिर भवदी यानी अफसर, ठीक है। इतनी जानकारी आपको समझ में आई, ठीक है, ओके। चलो देखते हैं एक पत्र लेखन अनौपचारिक, इसमें प्रश्न में दिया है नयन, नयना देसाई, तो इसमें से कोई एक सेलेक्ट करना है और उसका जो एड्रेस है 101 गणेश कॉलोनी औरंगाबाद से, यानी कि जो भी स्टार्टिंग से लेकर से तक लिखा है वो आपका खुद का एड्रेस है। फिर उसके बाद में किसको लिखना है, जैसे विद्या भवन, विद्या सदन छात्रावास पुणे, वहाँ पर छोटी बहन है, हाँ उसको लिखना है। तो ये सामने वाले का एड्रेस हुआ, ठीक है। और किस बारे में लिखना है, विषय में भी जानकारी दी गई है, देख सकते हैं। छात्रवृत्ति उसको मिली, स्कॉलरशिप मिली है, ठीक है। इसके बारे में उसकी प्रशंसा हो तो आपको ये लेटर लिखना है, ठीक है। लिखता है, लिखती है, यानी लड़का है तो लिखता है, लड़की है तो लिखती है, ऐसा करके सेलेक्ट करके करना है, ठीक है। देखते हैं कैसे लिखेंगे इसको। तो यहाँ पर देखिए कि फॉर्मेट आप जानते हैं, दिनांक, सबसे पहले दिनांक डालना है। देखिए दिनांक ऑप्शन में यहाँ पर 15 अगस्त 2018। फिर संबोधन, यहाँ पर प्रिय छोटी बहन सुरेखा, ये संबोधन किया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर नाम अपने मन से लिखना है, ठीक है, उसकी छोटी बहन है। फिर उसके बाद में संबोधन का अभिवादन, देखिए अभिवादन के लिए देखिए उधर आशीर्वाद लिखा है, छोटी बहन है तो आशीर्वाद, बड़े जन है तो प्रणाम, ऐसा लिखना होता है। फिर उसके बाद में प्रारंभ, प्रारंभ कैसे करना है कि तुम्हारे पत्र से मालूम हुआ कि तुमने इस वर्ष की छात्रवृत्ति परीक्षा में प्रशंसनीय सफलता प्राप्त की है, इसके बारे में लिखना है, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद में तुम्हारी जो भी बड़ी बहन, हाँ, फिर बाद में नैना है तो नैना लिखना है। फिर अपने एड्रेस, नाम, हाँ नाम की जगह नैना लिखना है, एड्रेस लिखना है, जैसे 101 गणेश कॉलोनी औरंगाबाद। फिर ईमेल आईडी आप जानते ही हैं कैसे लिखते हैं, ईमेल आईडी abc@gmail.com, हाँ, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं और बता सकते हैं। तो ये याद रखना है कि फॉर्मेट ध्यान में रखें कि दिनांक, फिर बाद में दिनांक के बाद संबोधन, समझे। संबोधन मतलब वही कि छोटी बहन है कि बड़ी बहन है, प्रिय करके लिखना है, हाँ ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में अभिवादन है, फिर बाद में प्रारंभ कैसे करना है, प्रारंभ में भी आप जानते हैं कैसे करना है, देखिए सामने दिया गया है। फिर विषय विवेचन मतलब आपको रैंक मिल गया, फर्स्ट रैंक या जो भी स्कॉलरशिप मिल गया, कितना ये है, बहुत प्रशंसा करनी है उसकी। फिर बाद में तुम्हारी बड़ी बहन जो भी। और एक बात है यहाँ पर है ना, एक बात ध्यान रखिए, देखिए गैप है, एक एक लाइन का गैप बनाया गया है, तो ये चीज़ गैप बना करके आपको लिखना है, ठीक है, ओके। चलो देखते हैं समास के बारे में। परीक्षा में समास के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं अलग अलग रूप में। तो चलो समास के पहला प्रकार देखते हैं, द्विगु समास। द्विगु समास पहचाना कैसे जाता है, जानते हैं?
पहला जो होता है लेटर जो होता है वह संख्या वाला होता है, जैसे त्रिदल, सप्तसरिता, चौराहा, नवरात्रि, चतुर्भुज, पंचवटी, ऐसे कई शब्द हैं जो स्टार्टिंग के जो लेटर होते हैं वह संख्या वाले होते हैं। अब उसका विग्रह कैसे करें, तो उसका फॉर्मेट है डैश डैश का समूह करके, ठीक है। जैसे त्रिदल, 3 दलों का समूह। सप्तसरिता विग्रह करना है तो कैसे करेंगे, 7 सरिताओं का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। नवरात्रि, 9 रातों का समूह। तो ऐसा करके विग्रह करके परीक्षा में तुमको लिखना होगा, समझ गए। अभी हम देखते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में 2 पद होते हैं, पहला पद और दूसरा पद, ये दोनों मिलाएंगे तो ये तीसरे पद की ओर संकेत करता है। जैसे देखिए कमल नयन, कमल और नयन, तो ये 2 पद है। कमल जिसका नयन है वह, तो ये जो है फॉर्मेट ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये तीसरा पद किसकी ओर संकेत कर रहा है, कमल नयन, विष्णु भगवान। नीलकंठ, जैसे नीला जिसका कंठ है वह, शंकर भगवान। लंबोदर, लंबा जिसका उदर है वह, आप जानते हैं गणपति भगवान। तो ऐसे करके तीसरी ओर संकेत करे तो समझ जाना है कि बहुब्रीहि समास। तो डॉट डॉट जिसका है डैश वह, तो ये चीज आपको ये फॉर्मेट ध्यान रखना है। इसी फॉर्मेट में ही तो आपको बहुब्रीहि समास लिखना है, ठीक है। तो अभी ये बहुब्रीहि समास ये तो आपको जानकारी मिल गई। तो ऐसे परीक्षा में आएंगे और आपको लिखना है। चलो देखते हैं तीसरा जो है वह है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास कैसे पहचानेंगे, जैसे अभी 2 पद है, जैसे घर द्वार, तो घर और द्वार, भाई भतीजा, भाई और भतीजा, माता पिता, विग्रह कैसे, माता और पिता, सुखद दुखद, सुखद या दुखद, दिन और रात, दिन रात का विग्रह, दिन और रात। तो ऐसे और या करके जब विग्रह होता है तो वहाँ पर द्वंद्व समास लिखा जाता है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे घर द्वार पूछा है तो आपको उसको विग्रह करके लिखना होगा, घर द्वार। या कभी कभी घर और द्वार लिखा रहेगा, बोलेंगे कि आप बताइए कौन सा समास है, तो तुरंत आपको ध्यान रखना और करके विग्रह दिया गया है तो द्वंद्व समास, ठीक है। तो ये समास के बारे में जानना है, ठीक है। अभी इसके बाद में अलग एक और प्रकार का समास है जो आप जानते हैं तत्पुरुष समास के बारे में। तो इस तत्पुरुष समास में जब विग्रह करते हैं का, मैं, से, नहीं, ये सब विग्रहों का उपयोग होता है, तो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। जैसे चिड़ियाघर, तो चिड़ियाघर का विग्रह कैसे करेंगे, चिड़िया का घर। प्रतिक्षारता, प्रतीक्षा में रत। ऊर्जाहीन, ऊर्जा से हीन, का नाकामयाब, कामयाब नहीं। तो ऐसे जो शब्द हैं उसका यदि विग्रह यदि का, में, से, नहीं से सब विग्रह करें तो तत्पुरुष समास होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो परीक्षा में यदि पूछा भी जाएगा विग्रह करके लिखो या विग्रह करके दिया जाएगा तो समास का नाम लिखो, तो आपका दिमाग चलना चाहिए और आपको लिखना चाहिए। चलिए एक और प्रकार के समास का फॉर्मेट देखते हैं, कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास का एक ही फॉर्मेट है, तरीका पहचानना। पहला पद जो होता है वो विशेषण होता है, जैसे महान, महानदी, तो महानदी जैसे महान है जो नदी, समझे, महान है जो नदी। फिर जैसे महात्मा, महान है जो आत्मा। नील कमल, नीला है जो कमल। तिमिरांचल, तिमिर रूपी अंचल, तो रूपी और डॉट डॉट है जो करके ऐसा करके विग्रह होता है। तो समझ जाना कि यहाँ पर कर्मधारय समास और पहला पद जो होता है वह विशेषण होता है, यानी कि क्वालिटी बताने वाला। जैसे यहाँ देखो ना, महानदी, महान, महान, ये जो क्वालिटी वाला, समझे, कर्मधारय समास। चलो अव्यय भाव देखते हैं। तो पहला पद अव्यय होता है, अव्यय होता है या तो डॉट डॉट के अनुसार विग्रह किया जाता है। भरपेट, तो पेट भर के, धीरे धीरे, बहुत धीरे, आजीवन, जीवन पर्यंत, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। तो ऐसा करके मतलब विग्रह होता है और आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, ठीक है। भरपेट पहला पद जो होता है अव्यय के रूप में होता है। धीरे धीरे, देखिए ये शब्द ये भी है, धीरे धीरे क्रिया विशेषण अव्यय है, समझे। तो ऐसा करके विग्रह आपको लिखना पड़ेगा, विग्रह बनाना पड़ेगा, तो वहाँ पर अव्यय भाव समास होता है। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे आपको। तो कभी विग्रह करके पूछे जाएंगे तो आपको समास पहचानना होगा, या वर्ड दिए जाएंगे तो वहाँ पर आपको विग्रह करके लिखना है, ठीक है। 2 या 3 मार्क के परीक्षा में पूछे जाते हैं ये बात। चलो देखते हैं वाक्य शुद्धिकरण कैसे करना है। मतलब सेंटेंस दिए रहते हैं, उसमें मिस्टेक होती है, उसको सुधार लाना है, ठीक है। जैसे देखो, उसका साफ
सफाई सुरक्षा को पक्की कर लिया। अब ये सेंटेंस है, इसमें गलतियां हैं। उसका इसके जगह पर उसने लिखना है। सुरक्षा देखिए मात्रा में मिस्टेक है, तो मात्रा सुरक्षा की स्पेलिंग सही करना है। माँ ने आंखें मूंद ली, आंख मूंद ली करके दिया है, उसे आंखें लिखना है। मूंद की स्पेलिंग में देखिए ऊ की मात्रा में फ़र्क कर लिया है। तो ये मिस्टेक ऐसे होती है, तो इन मिस्टेक को सुधारना है। पाल कितनी ऊंचा होगा उसका भी अंदाज ले लिया गए हैं। अब देखिए सेंटेंस जम नहीं रहा है, तो क्या गया कि कितनी, कितनी की स्पेलिंग देख सकते हैं आप, कितनी की जगह कितना लिखना है, समझे। फिर यहाँ पर ले लिया गए हैं, तो ले लिया गया है ऐसा लिखना है। भीख में पाई हुई आटा गीला और बहती हुई देखकर वह रो पड़ता है। अभी देखिए भीख में पाई की जगह पाया, पाया लिखना है, ठीक है, और बहती हुई की जगह बहता हुआ लिखना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बरामदा तालियों से गूंज उठा, तो बरामदा तालियों से लिखना है, ताली की जगह तालियों से। गूंज उठा, उठी की जगह उठा लिखना है, ठीक है। तो ये सेंटेंस में मिस्टेक होती है, आपको उसको सुधार करके वापस उत्तर लिखना है। मैं पिताजी से कहूँगा कि आप आराम करो। अब मैं पिताजी से कहूँगा, स्पेलिंग में देखिए कहूँगा की स्पेलिंग में मिस्टेक है, उसको सुधारना है, ठीक है। और करो की जगह क्या लिखना है, कीजिए। बात समझ में। तो इस तरह से सेंटेंस को सही करके आपको शुद्धिकरण करके लिखना है, ठीक है। चलो देखते हैं कारक पहचानों के बारे में। सबसे पहले ये कारक होता क्या है, तो संज्ञा या सर्वनाम और जो क्रिया लास्ट में होता है वो क्रिया सर्वनाम संज्ञा से कोई ना कोई रिलेशन, कोई संबंध स्थापित रखती है, जिसे हम कारक कहते हैं। जैसे ने एक शब्द है, ठीक है। अब ये जैसे कार को पहचान करना है, तो ये एक सिंपल फंडा है कि संज्ञा और सर्वनाम के आगे या पीछे जो भी प्रत्यय लगा जाता है उन्हें कारक बोलते हैं, उन्हें अलग तरह से विभक्तियां भी बोलते हैं। और ये 8 प्रकार के होते हैं, कर्ता कारक, कर्म, करण, संप्रादन, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, कारण, ऐसे करके कारक के ये भेद हैं, परीक्षा में आता है, उसके भेद लिखने पड़ते हैं, विभक्तियां लिखनी पड़ती हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ने शब्द है, सुरेश ने पुस्तक पढ़ी। अभी देखिए सुरेश पुस्तक, ये दोनों का रिलेशन स्थापित हुआ है ने करते शब्द से, तो ये क्या है। चलिए देखिए यहाँ पर जो विभक्तियां हैं, जैसे देखिए कर्म विभक्ति जो है, कर्म कारक जो है, उसमें हम पहचानेंगे कैसे, को शब्द से। पिता ने पुत्र को बुलाया, को से आएगा तो आपको याद रखना है करण है। और के लिए, को के लिए ऐसा करके आया तो आपको संप्रदान लिखना है। पेड़ से फल गिर गया, से आया तो उसको अपादान लिखना है। तो मतलब अपादान जैसे किसी वस्तु से, पेड़ से अलग हो रहा है, तो वहाँ पर जो है ये अपादान कारक हुआ, ठीक है। तो ये कौन से लेटर आते हैं, कौन से लेटर से क्या बनता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो ये बात ध्यान में रखिए कि सेंटेंस दिया रहेगा और उसमें पूछे जाएंगे कौन सा कारक है, विभक्ति कौन से कारक है, तो आपको पहचान करके उसमें लिखना है, ठीक है। अब जैसे देखिए गैस पंप पर रोशनी थी। अभी यहाँ पर पंप पर ये क्या है, अधिकरण कारक समान। अब देखिए यहाँ पर साहब ने स्थिति संभाल ली थी, ने यह कर्ता कारक हो गया। सामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी। अब का के, अभी देखिए की के यहाँ पर दिया गया है, संबंध कारक हो गया। माँ घर से जूते पॉलिश करके आया था। मैं घर से जूते पॉलिश करके आया था, तो से जो है वह अपादान कारक हो गया। आज ही आपका दूसरा कार्ड मिला। आपका यहाँ पर जो वर्ड दिया है वह संबंध कारक हो गया। चलिए देखते हैं विराम चिन्ह का प्रयोग किस प्रकार करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया किसी भी भाषा की अभिव्यक्ति के लिए जो चिन्ह का उपयोग करते हैं वो विराम चिन्ह कहलाते हैं। जैसे अभी यहाँ पर खड़ी पाई जो बोलते हैं, जिसको पूर्ण विराम बोलते हैं, ये सेंटेंस के अंत में लगता है, ठीक है। तो सवाल दिए रहेंगे और वो आपको उस तरह से आपको बनाने पड़ेंगे। खड़ी अंत में जो होता है वो आपको मतलब विराम चिन्ह का, पूर्ण विराम का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। अब इसे अर्धविराम कहाँ पर, 2 वर्ड को अलग करने के लिए अर्धविराम का उपयोग करते हैं। अल्प विराम देखिए कॉमा जिसको बोलते हैं, माँ अवाक। अभी ये जो कॉमा दिया गया थोड़ा स्टॉप रखने के लिए। प्रश्नवाचक क्यों, कैसे, किस लिए, ऐसा सेंटेंस में रहा तो उसके अंत में क्वेश्चन मार्क, ये जो साइन जो दिखती ही है प्रश्नवाचक चिन्ह, वो आपको लगानी पड़ती है, ठीक है। ओके, हम देखिए यहाँ पर विस्मयादिक बोधक के लिए चिन्ह दिया गया है, एक्सक्लेमेटरी साइन। फिर डैश करके दिया गया, कभी कभी जैसे 2 वर्ड आते हैं उसके लिए बीच में डैश लगा जाता है। निर्देशक
निर्देशक, जैसे तुलसीदास ने कहा था नारी मृह गृह संपत्ति नासी, समझे। तो ये देखिए यहाँ पर डैश करके जो दिया गया है मीनिंग बताने के लिए, निर्देशक के लिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा देखिए 2 बार लिखा गया है, जिसको उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। मतलब कोई व्यक्ति किसी को कहता है तो उसको इस पर डालना पड़ता है। फिर निवारण चिन्ह है, मतलब ये चीज़ बताता है, तो देखिए 2 बार डॉट और एक लाइन दिया गया है, वो निवारण चिन्ह है, जैसे वर्ण शब्द या जो कुछ भी बारे में। फिर देखिए कोष्टक भी अलग अलग प्रकार के हैं, राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, ये सब कोष्टक का उपयोग करके किया जाता है, ठीक है। फिर हंस पद में भी देखिए उदाहरण दिया गया है, ठीक है। और फिर कृपा उ संदेश सूचक ये है, और देखिए ऐसा निशान डाला गया है, 2 मतलब ब्रैकेट और विभक्त में 0 संबंध सूचक के लिए। तो मतलब परीक्षा में ऐसे पूछे जाएंगे तो आपको लिखना पड़ेगा, आकृति बनानी पड़ेगी, उसका जो भी है जानकारी आपको देनी पड़ेगी, या विराम चिन्ह का उपयोग करना पड़ेगा, जो भी है। अब जैसे हाँ, जैसे देखिए यहाँ पर उचित विराम चिन्ह का लगा करके वाक्य फिर से लिखना है। जैसे यहाँ दिया हाँ तो पुत्र कौन से सेक्टर जाना है, बूढ़े जवान ने मतलब लहजा में पूछा बूढ़े। तो देखिए इन्वर्टेड कॉमा में डाला गया है हाँ के पहले इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा, तो पुत्र कौन से सेक्टर में जाना है, देखिए क्वेश्चन मार्क दिया गया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर आगे का जैसा वर्ड लिखा है वैसे लिख दिया। रोहिणी उर्मी डरी सहमी धीरे से बोली, अभी रोहिणी क्या है ये इन्वर्टेड कॉमा में डालना है, फुल स्टॉप लगाना है, उर्मी डरी से सहमी धीरे से बोली, तो ऐसे लिखना है, ठीक है। अब जैसे मल्लिका क्षण भर चुपचाप उसी तरह देखती रहती थी, हुआ उसका, तो मल्लिका क्षण भर चुपचाप उसकी तरह देखती रहती है, क्या हुआ है कॉमा करके माँ, तुम बोलती क्यों नहीं, अंबिका आक्रोश दृष्टि से उसे देखती, तुम बोलती क्यों नहीं, देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में डाल के लिखा गया है, तो ये आक्रोश से बोलती है, ब्रैकेट में डाला गया है। विजय तुम खड़े क्यों हो, बैठ जाओ, अब ये है इस पर इसमें साइन डाला, तो विजय थोड़े समय के लिए रुक गया, तो कॉमा तुम क्यों खड़े हो क्वेश्चन मार्क, बैठ जाओ फुल स्टॉप लास्ट में। तो ऐसा पंचुएशन साइन, मतलब इस तरह से पुनः विराम चिन्ह का उपयोग करके, जो भी चिन्ह का उपयोग करके वो लिखना है। अब मुहावरे लिख करके वाक्य में प्रयोग करो। चलो देखते हैं मुहावरे किस तरह से हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। अब जैसे संकट से 2 हाथ करना, इसका मीनिंग पहले आपको लिखना पड़ेगा, मुश्किल का सामना करना पड़ा, पहले मुश्किल मतलब ये लिखना पड़ेगा, फिर आपको वाक्य बनाने पड़ेंगे जिसके अंदर ये शब्द आते हों, मतलब हाथ से 2 करना। जैसे घर के बड़े बुजुर्ग हमेशा आने वाले संकट से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार होते हैं। पत्थर की लकीर होना, मतलब पक्की बात होना, तो सेंटेंस बनाना है जैसे पत्थर की लकीर होना। कैबिनेट के बैठक में किसी विषय पर प्रधानमंत्री की बात पत्थर से लकीर हो गई होती है। पसीना पसीना हो जाना, बहुत परिश्रम करना। किसान और मजदूर अपने अपने खेत में काम करते समय पसीना पसीना हो जाते हैं। ठस से मस होना, 1 इंच भी जमीन जो भी है, ठस से मस होना, जैसे 1 इंच भी पीछे ना हटना। जैसे बहादुर लोग अपनी बातों से ठस से मस नहीं होते। तो यानी वर्ड दिया है, मीनिंग लिखनी है और फिर सेंटेंस बना के लिखना है, ठीक है। ये एग्ज़ाम में ध्यान रखना है। चलो देखते हैं अलंकार के बारे में कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। रूपक, श्लेष, जैसे कोई भी अलंकार है उसके बारे में, जिससे फिगर ऑफ स्पीच भी बोलते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। भूषण या गहना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ज्वेलरी। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, ज्वेलरी का इस्तेमाल एक स्त्री या कोई महिला अपनी सुंदरता को बढ़ाने में करती है। तो उसी प्रकार से अलंकार का भी इस्तेमाल हम लोग शोभा को बढ़ाने में करते हैं, सुंदरता को बढ़ाने में करते हैं। तो उसी आधार पर अलंकार की परिभाषा दी जा सकती है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। काव्य का मतलब होता है कविता या कोई पंक्ति। तो जब भी कोई कवि कोई पंक्तियां लिखते हैं तो उन पंक्तियों में वो कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे वो पंक्तियां जो होती हैं वो अच्छी लगती हैं, सुनने में अच्छी लगती हैं, पढ़ने में। तो उन्हीं शब्दों के वजह से जो एक सौंदर्य बढ़ जाता है किसी लाइनों का, किसी पंक्तियों का, उसी शब्दों को कहते हैं अलंकार। तो इसकी परिभाषा हो गई, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने बताया है कि अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार, शब्दालंकार किसे कहते हैं? जैसा कि इसके नाम से ही
जाहिर होता है कि शब्द और अलंकार, शब्द धन अलंकार, तो जो अलंकार शब्दों के द्वारा क्या करे, काव्य की शोभा बढ़ा दे। आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं कि जब काव्य में शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहां शब्द अलंकार होता है। मतलब किसी भी कवि ने अगर कोई पंक्तियां लिखी तो उसने अगर कोई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिससे उन पंक्तियों के सौंदर्य बढ़ जाए तो वहां पे शब्दालंकार होता है। उसी प्रकार से अगर अर्थालंकार की तरफ ध्यान दें तो अर्थालंकार बना है अर्थ धन अलंकार से। अर्थ धन अलंकार मतलब कि जिस भी काव्य के अर्थ में एक विशेष प्रकार का सौंदर्य हो वहां पे अर्थालंकार होता है। शब्दालंकार शब्दों की वजह से सौंदर्य मिले और अर्थालंकार कि कोई भी लाइन का अगर हम अर्थ निकालें तो एक विशेष प्रकार का अगर हमें अर्थ मिल रहा है तो वहां पे होता है अर्थालंकार। अब आइए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि शब्दालंकार और अर्थालंकार में कितने प्रकार के अलंकार होते हैं और एक एक करके उनको पढ़ते हैं। ऐसे तो दोस्तों अलंकार बहुत ही ज्यादा प्रकार के होते हैं, 100 से ज्यादा प्रकार के अलंकार होते हैं। लेकिन आपके एग्जाम में कोई बोर्ड एग्जाम हो या कोई कंपटीशन का एग्जाम हो जिसमें हिंदी आता है, वहां पे कुछ महत्वपूर्ण अलंकार ही पूछे जाते हैं। तो वो महत्वपूर्ण अलंकार आज मैं आपको बताता हूं क्या होता है। तो जैसे आप यहां देख सकते हैं शब्दालंकार में मैंने 3 प्रकार लिखा है, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। उसी प्रकार से अर्थालंकार में मैंने 8 महत्वपूर्ण अलंकार लिखे हुए हैं। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अन्योक्ति अलंकार और संदेह अलंकार। तो आइए दोस्तों अब एक एक करके सभी अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है अनुप्रास अलंकार। क्या होता है अनुप्रास अलंकार? जब एक ही वर्ण का मतलब अक्षर, अल्फाबेट, तो जब एक ही अल्फाबेट, एक ही अक्षर किसी काव्य में, किसी लाइन में, किसी पंक्ति में बार बार आए तो वहां पे क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। जब एक ही अक्षर बार बार आता है तो वहां पे क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। जैसे उदाहरण में आप देख सकते हैं, तरणी तनुजा तट टमाल तरुवर बहु छाय। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाय। यहां पे आप देख सकते हैं कि जो त अल्फाबेट है, त वर्ण, इसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, ये बार बार आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे आपका क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। जैसे हम लोग खेलने के लिए कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, तो खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। इस प्रकार के हम लोग अक्सर सेंटेंस होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो आप यहां देख सकते हैं ख वर्ड बार बार ख अल्फाबेट बार बार आ रहा था, तो यहां पे क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। तो किसी भी पंक्ति में अगर एक ही वर्ण बार बार आता है तो वहां पे क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। दूसरा है यमक अलंकार। यह क्या होता है? तो जैसा कि आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और हर बार उनका अर्थ अलग अलग हो तो वहां पे यमक अलंकार होता है। ठीक है, मतलब कि एक शब्द कई बार आए, ठीक, और हर बार उनका अर्थ क्या हो? अलग हो, तो यमक अलंकार होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां पे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, लिखा है कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। तो यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों, कनक जो वर्ड है वो 2 बार आया है। ठीक है, तो पहले कनक का अर्थ है धतूरा मतलब अनाज, और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। कनक वर्ड एक ही है लेकिन इसका 2 अर्थ है, क्या? धतूरा और सोना। तो इसका अर्थ यही है कि अगर किसी इंसान को अधिक मात्रा में अनाज या सोना मिल जाता है तो वो इंसान बौरा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पे कनक जो वर्ड है वो है तो एक ही, लेकिन उसके 2 बार आया है और दोनों बार उसके अर्थ अलग हैं, तो यहां पे यमक अलंकार होगा। तीसरा है आपका श्लेष अलंकार। तो इसमें है कि जब कोई शब्द एक ही बार प्रयोग हो लेकिन उसके एक से ज्यादा अर्थ हो, मतलब किसी भी काव्य में एक शब्द के कई सारे अर्थ निकलें तो वहां पर होता है श्लेष अलंकार। आप उदाहरण देख सकते हैं, चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर सुबिरन को खोजत फिरे कभी कवि व्यभिचारी चोर। तो आप यहां देख सकते हैं दोस्तों कि जो सुबिरन वर्ड है वो एक से आया तो एक ही बार है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हैं। अगर हम लोग कवि की बात करें तो कवि के लिए सुबिरन शब्द है सुंदर अक्षर। अगर व्यभिचारी की बात करें तो व्यभिचारी के लिए सुबिरन अर्थ होता है सुंदर स्त्री, और
चोर के लिए सुबिरन का मतलब है सोना। तो सुबिरन तो वर्ड एक ही बार आया, लेकिन तीनों के लिए, कवि के लिए, व्यभिचारी के लिए और चोर के लिए, तीनों के लिए सुबिरन का अर्थ अलग अलग है। एक बार सुंदर अक्षर, सुंदर स्त्री और फिर सोना। तो जब कोई एक ही वर्ड आए और उस एक वर्ड के कई अर्थ निकलते हैं तो वहां पे क्या होता है? श्लेष अलंकार। नेक्स्ट है उपमा अलंकार। तो दोस्तों उपमा अलंकार की परिभाषा होती है जहां दो वस्तुओं या व्यक्तियों में अंतर होते हुए भी उनकी आकृति एवं गुण की समानता की जाए तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। मतलब कि दो वस्तु या व्यक्ति के में अंतर तो है, लेकिन फिर भी अगर हम उनमें उनके गुणों में समानता कर रहे हैं तो वहां पे क्या होगा? उपमा अलंकार। उदाहरण से आप समझ सकते हैं इसको, जैसे पीपल पात सरिस मन डोला। यहां पर पीपल का पत्ता और मन दो एकदम अलग चीजें हैं, उनमें कोई समानता सिमिलरिटी नहीं है, लेकिन कैसे उनको जोड़ा गया है, कैसे उनमें समानता निकाली गई है? तो यह कहा जा रहा है, कवि कहता है कि जो पीपल का पत्ता होता है उसकी समानता मन के चंचलता से कर दी गई। ठीक है, पीपल पात सरिस मन डोला, जैसे पीपल का पत्ता डोलता है वैसे हमारा मन भी चंचल होता है। ठीक है, तो यहां पे पीपल का पत्ता और मन दोनों अलग चीजें थी, लेकिन फिर भी उनकी समानता की गई, इसलिए यहां पर क्या होगा? उपमा अलंकार। अगला है आपका रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार में लिखा है जब उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया गया हो तो वहां रूपक अलंकार होता है। दोस्तों इसको समझाने से पहले मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि उपमेय किसे कहते हैं? उपमेय उसे कहते हैं जिसकी तुलना की जाती है। अगर किसी काव्य में, किसी पंक्तियों में किसी की तुलना हो रही है तो जिसकी तुलना होती है वो होता है उपमेय, और उसकी तुलना जिससे की जाती है वो होता है उपमान। ठीक है, जिस चीज की तुलना है, जैसे कि अगर हम लोग सीता जी के मुख की तुलना चंद्रमा से अगर कर दें तो सीता जी हो गई उपमेय क्योंकि उनकी तुलना हो रही है, या सीता जी का मुख हो गया उपमेय क्योंकि उसकी तुलना हो रही है। ठीक है, और किनसे तुलना हो रही है? चंद्रमा से, तो चंद्रमा हो गया उपमान। अब किस चीज की तुलना हो रही है? सुंदरता की, तो समान धर्म होता है सुंदरता, जिस चीज की तुलना हो। ठीक है, तो वो हो गया समान धर्म, और जिस शब्द का प्रयोग करके हम तुलना करते हैं वह शब्द होता है वाचक। अब आइए दोस्तों वापस से हम लोग रूपक अलंकार समझते हैं। तो यहीं पे कहा है कि जब उपमेय में, मतलब जिसकी तुलना हो रही है और जिससे तुलना हो रही है, उन दोनों में बिना कोई भेद किए, बिना कोई डिफरेंस रखे उनको बोल दिया जाए कि वो वही है, उन पे आरोप किया जाए, तो वहां पे रूपक अलंकार होता है। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई। यहां पे जो भगवान के चरण है उनको कोई डिफरेंस नहीं रखा गया, सीधा सीधा बोल दिया गया कि भगवान के चरण कमल के जैसे हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया? रूपक अलंकार। मतलब कोई भी डिफरेंस, कोई भी अभेद न रखा जाए और डायरेक्टली बोल दिया जाए कि वहां पे कोई भी उपमेय और उपमान क्या है? समान है। मतलब जैसे भगवान का चरण क्या है? कमल है, तो वहां पे क्या होगा? रूपक अलंकार। नेक्स्ट है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। तो इसकी डेफिनेशन होती है जब लोक सीमा का अतिक्रमण करके किसी बार को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोला जाए। दोस्तों यहां पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मैं आपको इसको बता देता हूं। जब लोक सीमा का अतिक्रमण करके किसी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आप इसे लिख सकते हैं कि जब लोक सीमा का अतिक्रमण करके किसी बात को बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे कि किसी भी बात को हम कहें तो बहुत बढ़ा के कह दें। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम कह दें कि मैंने तुमको 10 लाख बार बोला है। हम लोग हमेशा यूज करते हैं ना कि मैं तुमको समझा रहा हूं, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैंने तुम्हें यह बात 10 लाख बार बोली। 10 लाख बार बोलने का मतलब 10 लाख बार तो हम लोग बोलेंगे नहीं, वो बहुत ही बढ़ा के बोला गया। ऐसे ही एक एग्जाम्पल यहां पे भी है कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इसका अर्थ यह है कि ये एक इंसिडेंट में आपको याद दिला दूं, जब सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलने जाते हैं तो जब श्री कृष्ण जी को पता चलता है कि सुदामा जी उनसे मिलने आए तो वो दौड़े दौड़े जाते हैं और उनका स्वागत करते हैं और अपने दासियों से कहते हैं कि आप परात में पानी ले आओ, मैं इनके पैरों को धोऊंगा। तो वहां पे फिर वो क्या करते हैं, उस परात के पानी से उनके पैरों को, उनके चरणों को धोते हैं। अब कवि ने क्या कहा? कवि ने इसको बहुत बढ़ा के कहा क्या कि श्री कृष्ण ने पानी जो है, परात में जो पानी था उसको नहीं छुआ, अपने आंसुओं से, वो इतने खुश थे कि उनके आंसू बह रहे थे,
अपने आंसुओं से उन्होंने उनके पैर को धोए। मतलब वो इतना ज्यादा खुश थे, इतना ज्यादा रो रहे थे कि उनके आंसुओं से ही उनके पैर धुल गए, जबकि ऐसा होता नहीं है, ऐसा हुआ नहीं था। ठीक है, तो ये कवि की एक कल्पना है जिसमें कवि ने बहुत ही बढ़ाकर बातों को कहा है। तो ऐसे काव्य में, ऐसे पंक्तियों में अतिशयोक्ति अलंकार होता है। हां, तो दोस्तों अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की डेफिनेशन होती है जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मतलब कि कोई चीज प्रस्तुत है, आपके सामने है, ठीक है, अब हमें उसके बारे में एक्सप्लेन करना है, वर्णन करना है, लेकिन हम उसके बारे में वर्णन कैसे करेंगे? किसी ऐसी चीज का एग्जाम्पल लेकर जो कि हमारे सामने नहीं है, अप्रस्तुत है। जैसे आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहां पे कवि अर्जुन की बात कर रहे हैं। वो कवि कहते हैं कि अर्जुन को जब क्रोध आया तो उनका जो शरीर था वो क्रोध से कांपने लगा। मतलब कवि ने कहा है कि अर्जुन बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए, इतना क्रोधित हो गए कि उनका शरीर कांपने लगा। उन्होंने तुलना ऐसा की है कि ऐसा कहा जा सकता है कि हवा का जोर आया, हवा बहुत तेज चली और समुद्र की बहुत बड़ी बड़ी लहरें उत्पन्न होने लगी, बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। तो श्री कृष्ण अर्जुन जो है वो प्रस्तुत है, सामने है, उनके क्रोध की बात की जा रही है, लेकिन उनको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक एग्जाम्पल लिया सागर का, कि सागर की जो लहरें हैं वो जब हवा बहुत तेज आई, वो लहरें बहुत ऊपर उठी, तो उससे उनकी समानता की गई है कि उनका क्रोध भी इसी प्रकार से विशाल था। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा ये। इसमें मैंने एक नोट लिखा है कि अगर किसी भी पंक्ति में ये वर्ड आ जाए, ये कौन कौन से वर्ड्स हैं? मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु इत्यादि। इस प्रकार के अगर वर्ड्स आते हैं तो वहां पर आप बिना सोचे उत्प्रेक्षा अलंकार कह सकते हैं, क्योंकि इन वर्ड्स का यही मतलब होता है कि सामने कोई प्रस्तुत नहीं है और हम मान सकते हैं कि किसी चीज का एग्जाम्पल लेकर उनको वर्णित किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, हेलो दोस्तों, तो समझ में आ गई ना मात्रा, वर्ण कैसे गिनना है? वर्ण तो बहुत आसान है। अब बात है मात्राएं गिनने की। मात्रा गिन के ही आप मात्रिक छंद को बता सकते हो, और हमारा मेन उद्देश्य है इस वीडियो को कराने का कि आप मात्रिक छंद सीख जाओ। ठीक है, तो अब देखिए मैं इसमें मात्रा गिनना सिखाता हूं। यहाँ पे आ की मात्रा आई है तो गुरु, ठीक है, यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है तो लघु, यहाँ पे ए है तो वो आता है लघु में। कौन कौन से आते हैं लघु में? छोटा ए, छोटी ई, छोटा ऊ और रेपरेसी, बस यही लघु है और कुछ नहीं, बाकी सब गुरु है। तो बड़ा ऊ है तो गुरु आ जाएगा। यहाँ ओ की मात्रा गुरु में होती है। यहाँ पे क्या है? आ का डंडा गुरु है। छोटे ऊ की है इसलिए लघु है। बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, बड़ा मतलब ए है, बड़ा छोटी, यहां क्या है? ए ऐसे लिखा हुआ है इस तरीके से, तो फिर क्या लिखूंगा इसको बताइए? तो भाई एक ही लिखा जाएगा। अभी मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे क्योंकि मात्रा गिननी है हमें, मात्रा तो यहाँ पे है नहीं, ए बोल रहा है बस एक, तो यहाँ एक। ठीक है, तो अब जरा देखेंगे इसमें अभी मैं आप देखिए दोस्तों, ये जहां भी आएगा ना ये गुरु ही लेगा, क्योंकि ये तो गुरु में ही आता है। मैंने अभी आपको बताया था, ये चाहे मात्राएं आए चाहे ऐसे लिखा हुआ हो, ये गलती हो गई मुझसे, मैंने इसको लघु मान लिया था, गुरु में ही आएगा। अब आप मात्राएं गिनोगे तो गिन सकते हो। ठीक है, अभी मैं ये नहीं बता रहा हूं ये दोहा है, छंद है, दोहा, सोठा है, बरवा है, क्या है। अभी सिर्फ आप ये जान लीजिए मात्राएं ऐसे गिनी जाती हैं, इसमें आप प्रैक्टिस करना। ठीक है, जैसी ऊपर बनी है सेम ऐसी बनेगी, कॉमा से इधर भी उतनी इधर भी उतनी, चेक कर लेना आप। ठीक है, तो अब देखिए एक बात और मैं साथ में कहना चाहूंगा। अब जैसे आप एक वर्ड लिखो त्वचा, इसमें आप गिनने लगो कितनी मात्राएं हैं, तो देखिए इस आधे का कुछ अर्थ नहीं है कुछ भी, तो फिर आप इसको एक गिनोगे वे, इस आधे का कुछ नहीं गिना जाता, और इसको गुरु, इसमें 3 मात्राएं। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तत्व, समझना। अब ये जो है ना, ये जो बीच में आया, ये अगर शुरू में आया तो कोई टेंशन नहीं, अगर ये बीच में आ गया ना तो ये बीच में ये इसके साथ माना जाता है और ये फिर गुरु मान लिया जाता है। लघु नहीं मानते फिर इस तय को, इसको गुरु मान लेते हैं, और ये एक। अब भी इसमें 3 मात्राएं, अगर ये शुरू में आए
तो फिर इसकी कोई मात्रा नहीं गिनी जाती। लेकिन अगर ये बीच में आया है तो अपने से पहले वाले को गुरु बना देता है। अगर इससे पहले वाला खुद से ही गुरु हो, जैसे मान लो आस्तीन, अब आप देखो इसमें मात्रा गिनो। अब इससे पहले वाला क्या है, गुरु, तो गुरु है तो ये रहा गुरु। और ये अब इसने तो इसमें और जोड़नी थी एक मात्रा, भाई गुरु से तो बड़ी कुछ नहीं हो सकती। अब इसका कुछ नहीं जुड़ेगा, समझ में आई ना। तो ये गुरु और ये, तो इसका तब जुड़ेगा जब यहां पर ए होता खाली, तो अब ये इसको गुरु कर देगा। अब ये पहले से ही गुरु है तो ये क्या गुरु करेगा इसको, ये तो पहले ही गुरु है। तो गुरु का मतलब 2 मात्रा, टोटल 5 मात्रा है। समझ में आ गई ना बात। अब आपको इसमें प्रैक्टिस करिए, देखिए और प्रैक्टिस करवाता हूं। गुरु, लघु, यहां पे गुरु अंक की बिंदी बताया था ना, लघु 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 गुरु, लघु 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 गुरु, लघु गुरु लघु। समझ में आ गई ना, ऐसे मात्राएं गिनते हैं। ठीक है, अब ये क्या होगा अभी मैं बताऊंगा, अभी आपको। ठीक है, अब छंद की पहचान उदाहरणों के साथ अब आप पहचान करवाइए मुझे। उदाहरण 1, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। बताइए इसमें कौन सा है, मैं बार बार क्यों पढ़ूं इसको। तो अब मात्रा गिनना शुरू कर दीजिए, मात्रा गिननी आ गई होंगी आपको। ये देखिए आप भी गिनना शुरू कर दीजिए जहां भी बैठे हैं, तो ऐसे आप मात्राएं गिन सकते हो। ठीक है, अब मैंने मात्रा गिनी 1 और 1 2 3 4 2 6 7 2 9 10 11 12 और 2 14 15 16 मात्रा। अगले में गिनी 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 है ना, और यहाँ पे 1 1, मतलब गुरु बोलते हैं, मैंने 2 क्यों बोल रहा हूं। 1 2 3 2 5 6 7 8 2 10 11 12 2 14 15 16 16 ही बैठेंगी सब में फिर तो। और 16 मात्राओं वाला कौन सा होता है भाई, बताओ ना आप। सममात्रिक छंद, क्योंकि सारे में समान मात्राएं। सममात्रिक में तो 4 गीत हरी पढ़ा था, 4 गीत हरी, 4 गीत हरी। अब चौपाई रोला गीतिका हरी गीतिका, तो 16 24 26 28, तो कौन सा हो गया इसमें 16 चौपाई। ये चौपाई है, समझ में आ गई आपको बात। इसमें कोई यति भी नहीं होती है। आप देखो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, कहीं रुके बोलते हुए, नहीं रुकते इसमें, तो ये चौपाई है। ठीक है, तो चौपाई में कोई यति भी नहीं होती है, तो छंद कौन सा हो गया, चौपाई। अब आप इसको पहचानिए ये क्या है, तो आप देखेंगे 4 ही लाइन है, तो कुंडली और छप्पे तो है नहीं, 6 लाइन होते हैं उसमें। तो अब देखते हैं क्या है, तो एक लघु लघु, ये रे जो है लघु में ही आता है, बताया था मैंने आपको। लेकिन इसके साथ न जुड़ गया बीच में न, अब ये लघु था, ये गुरु बना दिया इसने। आधा अक्षर इसको गुरु बना देगा, ये पहले से गुरु है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर उसकी कोई टेंशन नहीं, पहले से गुरु है तो। लेकिन ये देखिए लघु गुरु, ये हलंत होता है ना, गुरु होता है। और आगे एक एक एक, एक गुरु 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 गुरु, और आका डंडार इसलिए गुरु। ठीक है, चांदबिंदी अगर केवल है पे होती तो लघु बोलाया था, लेकिन आके डंडे की वजह से हमने गुरु माना है। तो आप गिनिए 1 और 1 2 2 4 5 2 7 2 9 2 11 12 2 14 15 16 17 18 19 2 21 2 23 2 25 2 27 28 और 2 30। ये तो हमने बहुत ज्यादा मात्राएं ले ली क्या। एक बार और गिनिए 1 और 1 2 2 4 5 2 7 2 9 2 11 12 और 2 14 15 16 17 18। भाई ये कल मैंने 2 बार लिख दिया है, आता है कल नहीं होता है वहां, तो भाई ये एक ही बार है। ठीक है, तो हो गई ना बात की 28 हो गई। तो ये 2 बार मुझसे गलती से लिख गया, आप फिर से गिनो 1 1, इससे क्लियर हो जाएगा। तो ये अगर देखिए रे में ऐसे लिख रहा है तो ये तो गुरु है। ठीक है, और अगर ये चढ़ रहा है ना रे में, 2 तरह के वो होते हैं, अगर ये है तो ये लघु है, क्योंकि ये छोटा वो होता है, तो ये गुरु लघु 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 गुरु गुरु लघु गुरु। मेरे ख्याल से आप सीख गए होंगे, अब मुझसे भी तेजी से आप कर लेंगे। तो आप जरा गिनिए 1 और 1 2 2 4 5 5 2 7 8 9 2 11 12 13 14 2 16 2 18 19 19 और 2 21 2 23 2 25 1 26 और 2 28। तो भाई 28 28 28 किस में होती है बताओ, 4 गीत हरी सममात्रिक है, क्योंकि 28 28 सब में समान मात्राएं हैं, तो वो क्या होती है सममात्रिक। और 28 28 किस में लास्ट वाले हैं, तो 4 गीत हरी, हरी गीतिका है, हरी गीतिका। ठीक है, ओके क्लियर।
चेक करके बताना, क्योंकि इसमें 6 लाइन लिखी है, कुंडलिया है, छप्पे है, इनमें से कोई सा होगा आप खुद चेक कर पाएंगे। ठीक है, कुंडलिया का चेक करना है तो हर लाइन में फर्स्ट से लेके लास्ट तक 24-24 मात्रा बनेगी, और अगर छप्पे होगा तो पहली में तो 24 बनेंगी, लेकिन लास्ट में उल्लाला होता है इसलिए 28 बनेगी। तो चेक कर लेना, पहली लास्ट की लाइन चेक करके ही पता चल जाएगा। और ये क्या है जरा इसको भी देख लेना। तो 2 गुरु लघु, गुरु लघु, गुरु 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 लघु। तो आप देखिए 2 और 1 3, 2 5 6, 2 8, 2 10 और 1 11। इसमें आप देख लीजिए तो गुरु लघु लघु गुरु लघु 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 लघु। तो 2 और 1 3 4, 2 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 या 13 बननी चाहिए। देखिए 2 और 1 3, 3 और 1 4, 2 6 7 8, ये भाई ग्रीवर है, ये सॉरी यहाँ 13 हो गई है। तो 11 13, इसमें भी आप गिनोगे 11 और इसमें भी 13। तो देखिए 11 13 11 13 11 13 कौन से अर्धसममात्रिक, अर्धसममात्रिक में पहले और तीसरे में 11 कौन से में होती है, 16 में। तो ये 16 हो गया। जरूरी नहीं है कि 2 लाइन में लिखेगा 2 और 16 को 4 में भी लिख सकता है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और चौथे उदाहरण का खुद मुझे उसमें बता देना, छप्पे है या कुंडलिया है, बहुत आराम से आप छांट सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो जरूर बताना। और अगर मैं छंद के आपके देखिए यहाँ पर जैसे दिया गया तरनी तनुजा तट तमाल सरोवर बहुछाई, तो अलंकार का नाम क्या होगा, लक्षण क्या होगा, यह आपको एग्जाम में से पूछे जा सकते हैं। तो तुरंत आप देख सकते हैं उसमें अनुप्रास अलंकार है। ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण है, क्योंकि त जो शब्द है, त जो स्वर है, मतलब ये जो लेटर है वह वर्ण जो बहुत बार आया है। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाया, इसमें अलंकार क्या होगा, लक्षण क्या होगा। कनक कनक ये जो शब्द है ये 2 बार आया है। जब 2 बार आता है जिसकी मीनिंग बदल जाती है, अलग अलग होती है, तो ये यमक अलंकार। तो आपको अलंकार के नाम के सामने यमक अलंकार लिखना है। और लक्षण क्या है, क्यों, क्योंकि एक कनक का मतलब एक अर्थ में शुद्ध, इसमें बतले हैं ना 2 अलग अलग मीनिंग वाले शब्द हैं, जैसे सोना है और एक धतुरा है। बात समझ में। अभी जैसे देखिए तो ये बात है, जैसे देखिए एक और तीसरा में पैराग्राफ में रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, ठीक है, इसमें अलंकार क्या होगा। तो ये एक तरह से चौपाई, आपको ये ध्यान रखना है, समझे। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो है उपमा अलंकार है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर 2 वस्तुओं में समान धर्म का प्रतिपादन किया गया है, ठीक है। उपमेय उपमान समान धर्म समान जातिवाद शब्द का उपयोग किया गया है, ये बात ध्यान रखनी है। बीती विभवरी जागरी अंबर घन घट में डूबो रही तारा घाट उषा नागरी, अलंकार का नाम बताना है, कौन से लक्षण हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें यह रूपक अलंकार है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारी समानताएं दिखाई दे रही हैं। चलो बच्चे देखते हैं छंद विचार के बारे में कि भाई छंद कैसे और परीक्षा में पूछे कैसे जाते हैं प्रश्न, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर एक डब्बा बनाया गया है, इसमें प्रथम तथा तृतीय चरण की मात्राएं पूछा गया है और फिर उसके आधार पर पूछा गया है कि भाई ये कौन से छंद है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आप मात्रा का काउंटिंग जब करेंगे तो 13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो ये छंद किस प्रकार का है ये आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए कि प्रथम और तीसरे चरण में जो मात्राएं हैं वो 13 मात्राएं, इसलिए यह एक तरह से 2वां छंद हुआ। यहाँ पर देखेंगे प्रथम और द्वितीय चरण में जो मात्राएं हैं 11 13, इसलिए वो 16वां चरण हुआ। यहाँ देखेंगे आप द्वितीय और चतुर्थ चरण में जो तीसरा सवाल है उसमें आप काउंट करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर जो 16 है मात्राएं हैं, ठीक है, चौपाई छंद है। चलो देखते हैं काल परिवर्तन के बारे में, ठीक है। तो ये जो काल परिवर्तन है उसमें पहला जो है वर्तमान काल। वर्तमान काल में क्या होता है, ध्यान रखिए, सामान्य के लिए ता है ती है, अपूर्ण के लिए रहा है रही है और पूर्ण के लिए चुका है चुकी है।
कोई भी सेंटेंस जैसे खाना खा रहा, खाना खाता है, खाना खाती है, सामान्य वर्तमान काल हुआ, खाना खा रहा है, खाना खा रही है, या पूर्ण हुआ खाना खा चुका है या खाना खा चुकी है, तो ये पूर्ण वर्तमान काल हुआ। तो बात समझ में आए? तो ये वर्तमान काल की बात है, ठीक है। तो इसमें सामान्य आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे, सिंपल सेंटेंस दिए रहेंगे, सामान्य वर्तमान काल दिए रहेंगे, आपको पूछा जाएगा कि उसका पूर्ण वर्तमान काल बनाओ। तो आपको ये टेक्निक जो है, लास्ट का जो वर्ड का जो ब्रैकेट में दिया है, ये आपको याद रखना है और उसके हिसाब से बदलना है, ये बात ध्यान रखिए। चलो देखते हैं भूतकाल। तो क्या है भूतकाल के बारे में? जैसे यहाँ पर दिया है सामान्य, जैसे यहाँ पर था, था थी, अपूर्ण में रहा था, रही थी, और पूर्ण में चुका था, चुकी थी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जैसे वह खाना खाता था, वह खाना खाती थी, या वह जाता था, वह जाती थी। ये क्या हुआ? सामान्य भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल में देखेंगे, वह रहा था, वह रही थी, या वो खाना खा रहा था, वो खाना खा रही थी, वो खाना खा चुका था, वो खाना खा चुकी थी। समझे? तो यानी कि सेंटेंस में जो लास्ट वर्ड जो होता है, क्रिया और सहायक क्रिया जो भी, उसमें आपको परिवर्तन करना है। सामान्य पूछा जाए तो क्या, अपूर्ण में रहा, पूर्ण में चुका, चुकी, या गया, गई, ऐसे वर्ड को ध्यान में रखना है, उसको ध्यान में रख करके बनाना है। तो ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। चलो एक तीसरा जो प्रकार का जो काल होता है वो हम देखते हैं, वो है एक तरह से भविष्यकाल, जिसमें आप सामान्य भविष्यकाल अक्सर देखते हैं। तो यानी कि आगे की बात जो है, जैसे वो खाना खाएगा, वो खाना खाएगी, तो यानी कि गा, गेगी, ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करके हम उस चीज़ को बनाते हैं, समझ में? तो ये सेंटेंस इस तरह से बनता है। उसको हम और अच्छी तरह से क्लियर करके अभी और अच्छी तरह समझेंगे और देखते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं और अभी आगे। काल। बच्चों, आज आप लोग काल का अध्ययन करेंगे। क्या आप जानते हैं कि काल किसे कहते हैं? नहीं, कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं कि काल किसे कहते हैं। बच्चों, काल का मतलब है समय। हम जो भी काम करते हैं वे सभी काम किसी न किसी समय के अंदर होते हैं। जैसे कुछ काम बीते हुए समय में हो चुके होते हैं, कुछ वर्तमान समय में होते हैं और कुछ आने वाले समय में होंगे। अब आप नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। पहला, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की थी। दूसरा, शंकर और नंदू पतंग उड़ाते हैं। तीसरा, शेखर और अनुराग ताजमहल देखने जाएंगे। बच्चों, इन वाक्यों में से पहले वाक्य महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की थी की क्रिया की थी से पता चलता है कि महात्मा गांधी के द्वारा दांडी यात्रा करने की क्रिया पहले यानी बीते हुए समय में की गई थी। कहने का मतलब है कि क्रिया बीते हुए समय में हो चुकी है, अतः ये भूतकाल है। दूसरे वाक्य शंकर और नंदू पतंग उड़ाते हैं कि क्रिया उड़ाते हैं से पता चलता है कि शंकर और नंदू पतंग उड़ाने का काम वर्तमान काल में कर रहे हैं, अर्थात वे अभी चल रहे मौजूदा समय में पतंग उड़ा रहे हैं, अतः यहाँ वर्तमान काल है। इसके बाद तीसरे वाक्य शेखर और अनुराग ताजमहल देखने जाएंगे में क्रिया जाएंगे से इस बात का पता चलता है कि शेखर और अनुराग के द्वारा ताजमहल को आने वाले समय में देखने जाने की क्रिया की जाएगी, अतः यहाँ भविष्यत काल है। बच्चों, अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल। काल का पहला भेद है भूतकाल। भूतकाल को पढ़ने से पहले भूत शब्द का अर्थ समझ लें। बच्चों, क्या आपको मालूम है कि भूत किसे कहते हैं? भूत का अर्थ है बीता हुआ, अतः भूतकाल का अर्थ हुआ बीता हुआ समय। बच्चों, अब आप नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। पिताजी कानपुर गए, पानी बरस रहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे।
इन वाक्यों में पहले वाक्य की क्रिया गए से ये पता चलता है कि पिताजी कानपुर जा चुके हैं, जा नहीं रहे। दूसरे वाक्य पानी बरस रहा था में बरस रहा था से इस बात का बोध होता है कि पानी बीते समय में बरस रहा था, इस समय नहीं बरस रहा है। तीसरे वाक्य पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे की क्रिया थे से इस बात का ज्ञान होता है कि जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, है नहीं। बच्चों, इन सभी वाक्यों की क्रियाओं से ये पता चलता है कि सारे काम बीते हुए समय में हो चुके हैं। क्रिया के इस रूप को भूतकाल कहते हैं। इन वाक्यों को पढ़ने और समझने के बाद आप ये जान गए होंगे कि क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि काम बीते हुए समय में हो चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के भेद। बच्चों, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमद भूतकाल। आइए अब इन्हें विस्तार से पढ़ते हैं। पहला, सामान्य भूतकाल। बच्चों, भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में सामान्य रूप से होने का पता चलता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे हेमा ने नृत्य किया। इस वाक्य की क्रिया किया से ये पता चलता है कि हेमा ने बीते समय में भूतकाल में नृत्य किया, अर्थात नृत्य करने की क्रिया भूतकाल में खत्म हो गई, अतः यहाँ सामान्य भूतकाल है। दूसरा, आसन्न भूतकाल। भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है क्रिया अभी अभी समाप्त हुई है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे पिताजी आ गए। बच्चों, क्या आपको समझ में आया कि इस वाक्य में आसन्न भूतकाल क्यों है? इस वाक्य की क्रिया आ गए से ये पता चलता है कि पिताजी कहीं गए थे और अभी अभी आए हैं, अतः यहाँ आसन्न भूतकाल है। तीसरा, पूर्ण भूतकाल। भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि वो भूतकाल में शुरू होकर भूतकाल में बहुत पहले ही समाप्त हो गई, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे राम, लक्ष्मण और सीता वन को गए थे। राम, लक्ष्मण और सीता वन को भूतकाल में बहुत पहले गए थे, अतः यहाँ पूर्ण भूतकाल है। चौथा, अपूर्ण भूतकाल। बच्चों, भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि कार्य भूतकाल में आरंभ हो गया था किंतु समाप्त नहीं हुआ, वो अभी भी हो रहा है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे गौरव पढ़ रहा था। इस वाक्य की क्रिया पढ़ रहा था से ये स्पष्ट होता है कि गौरव ने भूतकाल में पढ़ने की क्रिया शुरू की थी किंतु समाप्त नहीं हुई थी, वो पढ़ ही रहा था, अतः यहाँ अपूर्ण भूतकाल है। भूतकाल। बच्चों, संदिग्ध भूतकाल वहां होता है जहां वाक्य की क्रिया से उसके होने में संदेह प्रकट हो, अर्थात जब ये बात स्पष्ट ना हो कि कार्य भूतकाल में पूर्ण हुआ या नहीं हुआ। जैसे सब ने मिठाइयां खाई होंगी। खाई होंगी से ये बात स्पष्ट नहीं होती कि सबने मिठाइयां खाई या नहीं खाई, अर्थात यहाँ मिठाइयां खाने की क्रिया का भूतकाल में होने में संदेह है, अतः यहाँ संदिग्ध भूतकाल है। हेतुमद भूतकाल। हेतुमद भूतकाल वहां होता है जहां भूतकाल की क्रिया का होना किसी दूसरे पर निर्भर होता है। जैसे यदि मौसम साफ होता तो खेल होते। इस वाक्य में खेल होने की क्रिया मौसम के साफ होने पर निर्भर थी, इसीलिए ये स्पष्ट है कि खेल इसलिए नहीं हुए क्योंकि मौसम साफ नहीं था, अतः यहाँ हेतुमद भूतकाल है। बच्चों, इस प्रकार के वाक्यों में यदि, तो, जब तक, तब तक आदि शब्द आते हैं। वर्तमान काल। बच्चों, भूतकाल को अच्छी तरह समझने के बाद आइए अब वर्तमान काल के बारे में जानें। पहले आप निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। महिला फल खाती है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। घर में पूजा हो रही होगी।
बच्चों, इन वाक्यों में से पहले वाक्य की क्रिया खाती है से पता चलता है कि महिमा द्वारा फल खाने की क्रिया वर्तमान में की जा रही है। दूसरे वाक्य की क्रिया उड़ रहे हैं से ये स्पष्ट है कि पक्षी वर्तमान में अर्थात इसी समय आकाश में उड़ रहे हैं। इसी प्रकार तीसरे वाक्य की क्रिया हो रही होगी से ये स्पष्ट हो रहा है कि पूजा होने की क्रिया भी वर्तमान में ही हो रही होगी। इसे वर्तमान काल कहते हैं। बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान में होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के 3 भेद हैं। पहला सामान्य वर्तमान काल, दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा संदिग्ध वर्तमान काल। पहला सामान्य वर्तमान काल। वर्तमान काल की क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से हो रही है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे दर्जी कपड़े सिलता है। इस वाक्य की क्रिया सिलता है से पता चलता है कि कपड़े सिलने की क्रिया वर्तमान काल में सामान्य रूप से हो रही है, अतः यहाँ सामान्य वर्तमान काल है। दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल। वर्तमान काल की क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में आरंभ होकर अभी चालू है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राज मकान बना रहा है। इस वाक्य की क्रिया बना रहा है से ये पता चलता है कि मकान बनाने की क्रिया वर्तमान काल में शुरू हो चुकी है और अभी चल भी रही है, अर्थात अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अतः यहाँ अपूर्ण वर्तमान काल है। तीसरा संदिग्ध वर्तमान काल। बच्चों, वर्तमान काल की क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में होने का संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे अब महिलाएं गीत गा रही होंगी। इस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है। वो इसलिए कि वाक्य की क्रिया गा रही होंगी से ये पता चलता है कि ये बात निश्चित नहीं है कि महिलाएं गीत गा रही हैं, अतः यहाँ संदिग्ध वर्तमान काल है। भविष्यत काल। बच्चों, अब आपने वर्तमान काल भी अच्छी तरह समझ लिया है, अतः अब हम सब भविष्यत काल के बारे में जानेंगे। बच्चों, आप निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। दादी जी हरिद्वार जाएंगी। श्याम सुंदर जी भाषण देंगे। इन वाक्यों की क्रियाओं जाएंगी तथा देंगे से क्रमशः इस बात का पता चलता है कि हरिद्वार जाने तथा भाषण देने की क्रिया आने वाले समय में होगी। इसे ही भविष्यत काल कहते हैं। अतः क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि कार्य आने वाले समय में हुआ है उसे भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल के भेद। भविष्यत काल के निम्नलिखित 2 भेद होते हैं। पहला सामान्य भविष्यत काल, दूसरा संभाव्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल। भविष्यत काल की क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य रूप से होने का ज्ञान होता है उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे कविगण अपनी अपनी कविता सुनाएंगे। इस वाक्य की क्रिया सुनाएंगे से इस बात का पता चलता है कि कविता सुनाने की क्रिया भविष्यत काल में सामान्य रूप से होगी, अतः यहाँ सामान्य भविष्यत काल है। संभाव्य भविष्यत काल। भविष्यत काल के जिस रूप से उसके भविष्यत काल में होने में संदेह या संभावना प्रकट हो उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे शायद मेरी मौसी आए। इस वाक्य शायद मेरी मौसी आए की क्रिया आए से पता चलता है कि मौसी के आने की केवल संभावना की जा रही है। ये निश्चित नहीं है कि मौसी आएंगी ही आएंगी, अतः ये संभाव्य भविष्यत काल है। चलो देखते हैं अव्यय के प्रकार। ठीक है, तो देखिए अव्यय का जो पहला प्रकार है वो संबंध बोधक अव्यय है। सेंटेंस में यदि का के की रहा लगे, जैसे हवा के बिना प्राणी जिंदा नहीं रह सकता, अभी यहाँ पर के है
बंगले के पीछे हो रे प्रिया, अब ये सेंटेंस है तो उसमें के लगा हुआ है, तो सेंटेंस में दिखा के लगा रहे तो वहाँ तुरंत लिखिए संबंध बोधक अव्यय है। ठीक है, पहचानने का तरीका यही है। दूसरा है संबंध सूचक। इसमें क्या होता है कि दो शब्द या दो वाक्य को जोड़ने वाले शब्द होते हैं और की, जैसे राम और रहीम खेलते हैं, जब कोई बात बिगड़ जाए और कोई मुश्किल पड़ जाए, और समझे, तो ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, क्योंकि इसलिए ऐसे शब्द भी होते हैं जो समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है कि सेंटेंस बड़े होंगे, दो सेंटेंस होंगे या दो वर्ड जिसके बीच में कनेक्टिव्स जैसे और, क्योंकि, इसलिए ऐसे रहेंगे, तुरंत संबंध बोधक अव्यय है, ऐसा आपको एग्जाम में लिखना है और पहचान लेना है। ठीक है, ओके। तीसरा जो अव्यय है वो है विस्मयादिक बोधक। इसमें देखो आसान है, एक्सक्लेमेटरी साइन जो दिख रही है, शाबाश तुम पास हो गए, वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बनाई, तो ये जो दिया है एक्सक्लेमेटरी साइन, ये अक्सर दिखाई देता है कि ये विस्मयादिक बोधक अव्यय है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और कभी कभी क्या है एग्जाम में ऐसे एक्सक्लेमेटरी साइन आते हैं और बोला जाता है कि सेंटेंस बना के लिखो अव्यय। ठीक है, तो उल्टा भी पूछा जाता है। अब देखिए क्रिया विशेषण अव्यय, जहाँ क्रिया की क्वालिटी बताती है, जैसे धीरे धीरे तू मेरे जिंदगी में आना, समझे, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, ऐसे जहाँ क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द मौजूद हो, उसकी क्वालिटी बताने वाले मौजूद हो, तो वो क्रिया विशेषण अव्यय कहलाता है। ठीक है, अब आप तो इस तरह से जिन 4 शब्दों प्रकार का के होते हैं और ये एग्जाम में आए तो लिंग, आपको तुरंत पहचान वचन, करके लिखना कारक, है। पुरुष, काल और वाच्य आदि के कारण नहीं बदलता, उन्हें अव्यय कहते हैं। इन्हें अविकारी शब्द भी कहते हैं। जैसे वृद्ध आदमी धीरे धीरे चलता है, वर्षा धीरे धीरे हो रही थी। पहले वाक्य में वृद्ध आदमी पुल्लिंग शब्द है, दूसरे वाक्य में वर्षा स्त्रीलिंग शब्द है। इन दोनों वाक्यों में लिंग परिवर्तन के साथ इनकी क्रियाओं क्रमशः चलता है, हो रही थी में भी परिवर्तन हुआ है, परंतु धीरे धीरे शब्द दोनों वाक्यों में समान रहा है, अतः ये शब्द अव्यय कहलाते हैं। अव्यय शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण। आइए सबसे पहले क्रिया विशेषण अव्यय शब्दों को पढ़ते हैं। बच्चों, इन वाक्यों को पढ़िए तथा रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। नाना जी अचानक चले गए। आओ यहां बैठो। इन वाक्यों में क्रियाएं हैं। क्रमशः, चले गए, बैठो, इन क्रियाओं से पहले अचानक और यहां शब्द आए हैं। ये शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये शब्द क्रिया विशेषण हैं। चलो देखते हैं वाक्य के भेद। कि वाक्य के भेद 3 प्रकार के होते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें से पहला वाला जो होता है सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा होता है मिश्र वाक्य। कोई भी सेंटेंस जब सिंपल सेंटेंस होता है, जैसे माता, उसकी माता कल घर पर आएगी, अभी ये सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य क्या है कि जैसे 2 शब्द, 2 सेंटेंस जुड़े बड़े होते हैं, 2 सेंटेंस होते हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं, जैसे तुम यदि पढ़ाई करोगे तो तुम पास होगे, समझे, तो ये जो है संयुक्त वाक्य है। ठीक है, और मिश्र वाक्य यानी कि उत्पटांग वाक्य होता है, और ध्यान रखना है कि ये एक उत्पटांग वाक्य होता है, मतलब बहुत सारे जो है इसमें सेंटेंस मतलब 2 या 2 से ज़्यादा सेंटेंस जॉइंट होते हैं, बहुत सारे इसमें कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा, मतलब कॉमा लगे हुए होते हैं या कनेक्टिव्स लगे हुए होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये मिश्र वाक्य होता है।
चलो देखते हैं उपसर्ग अलग करो। ठीक है, तो सबसे पहले उपसर्ग के बारे में जानेंगे कि एक है क्या। शब्द के आरंभ पर लगाने वाले शब्दांश को जिससे शब्द का अर्थ बदल जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, जैसे पराजय में देखिए परा, ये अलग से एक शब्द है, समझे। ये परा को अलग कर दे, जय को अलग कर दे, तो ये परा जो है यह एक प्रकार का उपसर्ग हुआ। तो ये शब्द के आरंभ में लगा हुआ होता है, एक शब्द का अंश होता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है। अभी देखो यहाँ पर संस्कृत के उपसर्ग है अत्यंत है, जिसमें अति आया, अधिकार है जिसमें अधि आया, अनुरूप है अनु, अपमान में अप, अवनति में अव, उपकार में उप, नियुक्ति में नी, परामर्श में परा, प्रतिकूल में अब देखेंगे प्रति। तो ये सब क्या है, ये सब उपसर्ग है, समझे। तो ये उपसर्ग परीक्षा में आपको आएगा कि कोई शब्द दिए रहेंगे और वो शब्द से आपको अलग उपसर्ग करके लिखने होंगे। बात समझ आए। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो जैसे यहाँ दिख रहा है अत्यंत, आप देखें तो अति ये उपसर्ग हुआ, अधिकार है इसमें अधि जो दिख रहा है ये एक प्रकार का उपसर्ग हुआ। तो ये रूप जो है अलग से आपको लिखना है। समझ में आया कि नहीं। ऐसे बहुत सारे जो आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह और भी उपसर्ग होते हैं। देखिए हिंदी के उपसर्ग जैसे अजर, अजर में क्या है अ, अनपढ़ में क्या है बताइए अन, अधमरा में क्या है अध, निडर में क्या है नी। तो ऐसे अलग करके आपको लिखना है। निडर आया तो परीक्षा में कैसे लिखेंगे, नी अलग कर देंगे और डर अलग कर देंगे, बीच में प्लस डाल देंगे और वहाँ लिखेंगे नी, यह उपसर्ग है। बात समझ में। अधमरा है तो उपसर्ग अलग करना है तो अध अलग कर देंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उपसर्ग जोड़िए भी आता है। मरा रहेगा तो अध लगा दें तो अधमरा हो गया, पढ़ रहेगा तो अन लगा दें, अनपढ़ हो गया, समझे। तो हिंदी के उपसर्ग इस तरह से मतलब पूछे जाएंगे, आपको शब्द दिए जाएंगे परीक्षा में और आपको अलग करके भी लिख सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि शब्द दिए रहते हैं उसमें उपसर्ग भी जोड़ना पड़ता है। बात समझ आए। चलो देखते हैं और भी अलग प्रकार के उपसर्ग होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो उर्दू के उपसर्ग जैसे कमज़ोर है तो इसमें कम ये क्या है खुश, ये कम क्या हुआ ये उपसर्ग हुआ। खुशबू में देखिए खुश, तो ये खुश जो है यह एक प्रकार का उपसर्ग हुआ। बदनाम में बद हुआ, नालायक में ना हुआ लायक, लायक अलग कर दो। तो ये सब चीज़ें उर्दू के उपसर्ग हैं। बात समझ में। ठीक है, अब देखिए यहाँ उपसर्ग जैसे अब दिया रहेगा परीक्षा में अज्ञान तो उपसर्ग अ अलग हो गया, बचा हुआ सद ज्ञान। अभाव में अ, भाव, सजल में स अलग, जल अलग, सकल में स उपसर्ग हुआ तो कल अलग हुआ, बचा हुआ शब्द। तो ऐसा आपको अलग करके लिखना पड़ेगा। बात समझ में आए। ठीक है, ओके। चलो देखते हैं उपसर्ग को, उपसर्ग लगाओ मतलब शब्द में हम उपसर्ग लगा करके बनाएंगे। ठीक है, जैसे ज्ञान, ज्ञान में कौन से शब्द उपसर्ग लगाए अ तो हो गया अज्ञान। भाव में अ, आगे की तरफ अ लगा दिए उपसर्ग तो अभाव, आगे की तरफ स लगा दिए सजल, स लगा दिए तो नीचे देखो सकल। तो ये आपको ध्यान में रखना है, यानी कि शब्द दिए रहेंगे परीक्षा में, उपसर्ग लगा करके नया शब्द बनाना होगा। तो आगे की तरफ जो भी आप अ, स, न, कम ऐसे उपसर्ग लगा करके बनाते हैं, मतलब नया शब्द बनाते हैं जिससे उसका मतलब बदल जाए। ठीक है, ऐसा। चलो अभी देखते हैं एक नया प्रकार, प्रत्यय अलग करो। ठीक है, तो प्रत्यय क्या है पहले उसको जानना जरूरी है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगाकर उस अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थात नए अर्थ का बोध करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे देखिए मीठा, ये एक शब्दांश है, उसमें आस लगा दिए पीछे बाजू तो क्या हो गया मिठास। बात समझा। तो मीठा में स लगा दिए तो मिठास हो गया, ये प्रत्यय हो गया। तो आस यहाँ पर लगा दिया गया है, स लगा दिया गया है आस। ठीक है, तो ये तो यानी कि ये आपको ध्यान में रखना है कि ये अंत में लगाया जाता है, शब्द के अंत में लगाया जाता है। ठीक है, तो ये प्रत्यय होता है। चलो देखते हैं प्रत्यय के कुछ प्रकार। ठीक है, जैसे चचेरा में देखिए ईरा, शारीरिक में देखिए इक, दयालु में आलू, फलित में इत, रसीला में इला, बुद्धिमान में मान, वासुदेव में देखो व, वासुदेव अ,
भतीजा में जा। तो ऐसे जो दिखते हैं, जो लास्ट में जो लिखा रहता है शब्द, वह क्या होता है, प्रत्यय होता है। ठीक है, जैसे दयालु में देखो तो दिख रहा है ना आलू, समझे। तो दयालु, ये आलू, आलू जो है ये एक प्रकार का प्रत्यय हुआ। बात समझ में आए? चलो देखते हैं और भी। ठीक है, जैसे बुढ़ापा में देखो आपा, मिठास में आस, गर्मी में ई, भारती में ई, खटिया में ईया, खटोला में ओला, नशेबाज में बाज, बुढ़ापा में आपा, समझे। तो ये जो है ये एक प्रकार के आपको ध्यान में रखना है, ये प्रत्यय है। ठीक है, ओके। और भी हम देख सकते हैं प्रत्यय, तो आप इसको अच्छी तरह से ध्यान दीजिए, परीक्षा में पूछे जाएंगे, आपको अलग करके लिखना है, उसमें बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं संधि विग्रह। अब ये संधि विग्रह क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। दो ध्वनि के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। जब दो शब्द मिलते हैं तो प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि तथा मिलने वाले शब्द की प्रथम ध्वनि का मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे देखिए राम अवतार, तो राम अवतार है क्या नहीं, समझे। तो इस तरह से दो चीज़ जुड़ करके बनता है। चलो देखते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ फार्मूला दिया गया है, अ प्लस अ आ। जैसे नयन में देखो अ है, अभिराम में आ, तो आ हो गया, तो नयना, नयन, नयनाभिराम। अब जैसे देव प्लस आलय तो देवालय, समझे। युवा प्लस अवस्था युवस्था, महा प्लस आशय महाशय, रवि प्लस इंद्र रविंद्र, हरि प्लस इस हरीश, ये फार्मूला के हिसाब से हुआ। मही प्लस इंद्र महेंद्र, ई बन जा रहा है। नारी प्लस ईश्वर नारीश्वर, भानु प्लस उदय भानुदय, भू प्लस उष्मा भूष्मा, स्व प्लस इच्छा स्वेच्छा, नर प्लस इस नरेश, महा प्लस इंद्र महेंद्र। और देखिए आ प्लस ई ए हो जाता है, तो राका और इस मिला देंगे तो क्या होगा, राकेश, समझे। तो ऐसे फॉर्मूला के हिसाब से यह बनता है संधि विग्रह। ठीक है, तो अभी चलो देखते हैं और भी उदाहरण है। जैसे अ उ मिलाएंगे तो ओ हो जाता है, जैसे पर प्लस उपकार परोपकार, महा प्लस उदय महोदय, आ प्लस उ ओ, जैसे महा प्लस ऊर्जा महोर्जा, देव ऋषि, समझे, महश्री। तो ये दिख रहा है ना, ये आश्र और हो जाता है। तो ये परीक्षा में पूछे जाएंगे आपको, समझे। या तो उल्टा ही पूछेगा, महश्री दिया तो महा प्लस श्री लिखना होगा, समझे। देवश्री दिया तो देव प्लस ऋषि लिखना होगा, है ना। तो ऐसा करके भी मतलब पूछे जाएंगे। जोड़ करके नया शब्द बनाओ या नए शब्द से जोड़ करके बनाओ, उल्टा भी पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ आपको एग्ज़ाम में ध्यान में रखनी है और आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, बस ये फार्मूला ध्यान में रखें अच्छी तरह। ठीक है, चलो देखते हैं और भी कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, ओके, चलो देखते हैं। जैसे देखिए नीह प्लस अक्षर निरक्षर, दूह, ये देखो दूह जो मात्रा दिया तो क्या होगा, दुरात्मा। नीह प्लस पाप निष्पाप, देखिए ये कैसे परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये श में परिवर्तित हो गया है। नीह प्लस चय निश्चय, दु प्लस चरित्र, देखिए दुष्चरित्र। ज्योति ही, अभी देखो ये है ना चक्र मिला तो ज्योतिष चक्र। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। च लगा तो श में परिवर्तित हो जाता है, समझे। देखिए ये फंडा है यहाँ पर, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, चलो देखते हैं और भी उदाहरण है। जैसे निरक्षर है, दुरात्मा है, निष्पाप है ना, ये जो दिया गया निश्चय, दुष्चरित्र, ज्योति चक्र, हाँ ज्योतिष चक्र, निश्चल। तो ये सब उदाहरण है, छ की जगह करके ऐसा लगाना है आपको। ठीक है, ओके, चलिए। और एक बात ध्यान रखिए, कभी भी एग्ज़ाम में ऐसा भी पूछा जाता है कि निरक्षर दिया, बोले कि इसको अलग करके लिखो, संधि विग्रह करो, तो आपको क्या लिखना है, नीह प्लस अक्षर। और समझा, उल्टा भी पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रातः काल, देखिए प्रातः काल इसमें सेम टू सेम आया, कोई परिवर्तन। अंतःपुर, वय क्रम का वह क्रम, रजह कण, समझे। देखो तत्पुत का तपह पूत, पयः पान का पयः पान, अंतकरण का अंतः प्लस करण। देखिए कैसा विग्रह हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, जैसे क लग जाए, पू लग जाए, पा लग जाए, तो उसमें जैसा है वैसा ही लिखना है। ठीक है, तो इसको फार्मूला और इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये एग्ज़ाम में आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ठीक है, और भी कुछ इसके उदाहरण हैं वो भी देख लेते हैं। ओके, अब देखिए निह प्लस तारण, तो क्या हो गया, देखिए निस्तारण, समझे। निस्तेज का कैसे, जैसे यहाँ पर परिवर्तित हो गया निह प्लस तेज। नमस्ते का कैसा हो गया नमः प्लस ते। तो ये जो त दिख रहा है ना, इसी ते के फॉर्मूले में है। जैसे देखिए नमस्ते ते आया, तो ये आधा सौ का क्या हो गया आह, ये 2 बिंदु वाला आह में हो गया। निस्तेज में भी देखिए वैसे हो गया, समझ में। ऊपर भी देखिए ता दिया है तो उसमें भी ऐसा हो गया। निह तारण, तो निस्तारण, समझे। यह बात ध्यान रखना है। और बच्चों एक बात और है, जैसे देखिए निष्कलंक, जैसे दुष्कर, अभी क का जो दिया है इसके हिसाब से हो रहा है। अविकार, तो यहाँ क्या हो गया अविकार का आविष्कार। चतुष्पथ आधा श हो गया। निष्फल, समझे। तो ये जो आधा श जो दिखता है ना, उसका परिवर्तन होता है किसमें, अह में हो जाता है। निष्फल का निह प्लस फल, चतुष्, समझे। तो ये ऐसा हो जाता है। निष्काम तो निह प्लस काम, समझे। तो ये आधा शो का जो है फंडा यही ध्यान रखना है कि 2 बिंदु डालना है, अह में परिवर्तित करना है। ठीक है, अभी जैसे देखिए यहाँ पर एक और दिया आविष्कार, देखिए आधा का चतुष्पथ, निष्फल, निष्काम, समझे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, इसको अच्छी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी होगी और लिखना पड़ेगा। ठीक है, कभी कभी इसका उल्टा भी पूछते हैं, किसमें किस तरह से परिवर्तित हुआ। ठीक है, तो थैंक यू, अच्छी तरह से ध्यान दें। ठीक है।